एक नेता ने अपनी अर्जी दी थी एमएलसी बनने के लिए, लेकिन उनके हिस्से राज्यसभा की सीट आ गई। विधायक बनना चाहते थे, सांसद बन गए, पर अभी धुकुर धुकुर हो रही है कि क्या रिपीट होंगे। एक और नेता हैं जिनके हिस्से श्रेय आता है मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बनवाने का। क्या अब उनको इनाम मिलेगा? और सुदूर दक्षिण में क्या फिर से धनबलियों को ही सदन का रास्ता दिखाया जाएगा? और बिहार, वहां पर क्या चल रहा है? क्या नीतीश के विश्वस्त रहे आरसीपी सिंह का राजनीतिक करियर ओवर हो गया है? क्या एक दूसरा पूर्व नौकरशाह उनकी जगह ले चुका है? इन सारे सवालों के जवाब टटोलेंगे और नरेंद्र मोदी सरकार के 8 साल के कार्यकाल, खास तौर पर उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, इकोनॉमिक पॉलिसीज़, इकोनॉमिक मोर्चे पर उसकी परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे, जिसमें आर्थिक मामलों के 2 जानकार विद्वान हमारे साथ होंगे, साथ में होंगे हमारे 2 चिरपरिचित चेहरे। तो आइए इस सिलसिले में शुरू करते हैं लल्लन टॉप का वीकली पॉलिटिकल शो नेता नगरी। वर्षगांठ एक खास मौका होता है, मौका पलटकर पीछे देखने का, मौका आत्मावलोकन का। बीते दिन नरेंद्र मोदी सरकार के कार्यकाल के 8 बरस पूरे हो गए। पहला कार्यकाल 5 बरस का और दूसरे के 3 बरस। इन 8 बरसों में सरकार की और देश की क्या उपलब्धि रही, सरकार की क्या नाकामियां रही, कहां चूके और आगे देश को आगे ले जाने के लिए क्या काम करना होगा, आज के नेता नगरी में इस पर विस्तार से बात होगी। चूंकि ज़रूरत और फोकस इकॉनमी पर है, इसलिए इकॉनमी के पहलू पर, महंगाई, सुधारों की ज़रूरत, बैंकों के स्तर पर, निजीकरण के स्तर पर और जो दूसरे इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स हैं उनके स्तर पर, बेरोजगारी, इन सब चीज़ों पर विस्तार से बात होगी। हमारे उद्योग धंधों की कैसी हालत है, पॉलिसी के लेवल पर किस चीज़ की, किस तरह के एक्शंस की ज़रूरत है या एक्शन लिए गए हैं, उनका किस तरह का असर रहा है, नोटबंदी, जीएसटी, एक लंबी लिस्ट है विषयों की जिन पर बात की जा सकती है। इसलिए आज के नेता नगरी में राजनीतिक टिप्पणीकारों के अलावा 2 मेहमान हैं जिनको आमंत्रित किया गया है, जो विस्तार से आर्थिक पहलुओं पर बात करेंगे, अपने अपने हिस्से का ज्ञान हमसे, हमारे दर्शकों से साझा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं नेता नगरी और सबसे पहले आपकी मुलाकात करवाते हैं पहले सत्र के मेहमानों से। मेरे साथ मौजूद हैं शुभमय भट्टाचार्य, वरिष्ठ आर्थिक मामलों के पत्रकार। सर, ये परिचय ठीक है? बिल्कुल। यहाँ पे क्या होता है कि कई अति वरिष्ठ लोग वरिष्ठ शब्द पे कहते हैं कि भैया हमको वरिष्ठ ना कहो, अभी देखिएगा 2 लोग आपको ऐसे दिखेंगे। और शुभमय जी अभी बिजनेस स्टैंडर्ड अखबार के कंसल्टिंग एडिटर भी हैं। दूसरी मेहमान हमारी पूजा मेहरा हैं, सीनियर जर्नलिस्ट, इकोनॉमिक मामलों पर लगातार लिखती रहती हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप स्टूडियो में आए। इसके अलावा हमारे साथ 2 पुराने परिचित चेहरे हैं जो अभी तक रिटायर नहीं हुए हैं। स्वागत करिए नेता नगरी में वरिष्ठ पत्रकार राहुल श्रीवास्तव जी का। नमस्कार सौरभ जी। नमस्कार राहुल जी। मैं जी एक बार और आखिरी बार ये बात क्लियर कर दूं, मुझे वरिष्ठ सबसे आपत्ति तब तक नहीं है जी जब मेरी उम्र का आप जिक्र कर रहे हो, मगर आप ओहदों के खेल में पढ़े तो ये वरिष्ठता मुझे मंजूर नहीं। अच्छा, नहीं, ओहदे का तो यहाँ कोई चक्कर नहीं है ना? हम भारत के लोग, सब नागरिक बराबर हैं यहाँ। बस उम्र में मेरे को कोई एतराज नहीं। जो बाबा साहब की हाइपोथेसिस थी ना कि एक व्यक्ति एक वोट तो हो रहा है, लेकिन हर वोट का उतना ही मूल्य हो, उतनी ही कद्र हो, हम तो उस दिशा में चलना चाहते हैं। और चूंकि मैंने आज ही कोलंबस बनके ये डिस्कवरी की है कि राहुल श्रीवास्तव सिर्फ राजनीतिक मामलों पर ही अच्छी टिप्पणियां नहीं करते बल्कि गुनगुनाते भी बहुत अच्छा है, तो मेरे प्रोड्यूसर ने कान में फुसफुसा दिया है कि आज नेता नगरी इनकी गुनगुनाहट से ही शुरू हो। साहब, ये सालगिरह पे है ना आप जी, तो एक बहुत उम्दा शेर है कि देखिए पाते हैं वो शाख बुतों से हम क्या फैज, एक ब्राह्मण ने कहा है साल अच्छा है। अच्छा, आपको ये लग रहा होगा कि आप हर बार की तरह एक शेर सुना के आगे बढ़ जाएंगे। मुझे इंस्ट्रक्शन है, शो तभी आगे बढ़ेगा जब राहुल जी गुनगुनाएंगे, जैसे रिकॉर्डिंग से पहले गुनगुना रहे थे। गुनगुनाहट हमेशा सौरभ हम जैसे लोगों की रिकॉर्डिंग के पहले ही होती है या बाद में? ये जब आप ये कहते हैं हम जैसे लोग, तो आपका एग्जैक्टली तात्पर्य क्या होता है? सड़क पे जो होते हैं ना, रहते हैं लोग। अच्छा, वो एक मार्का अलग होता है। चलिए, देखिए कुछ बड़े एडिटर होते हैं जो सड़क पे जाते हैं। हाँ, कुछ
बूढ़े लोग होते हैं जो सड़क पे रहते हैं। ये जो आपकी मोहब्बत के फूल बरस रहे हैं जिस व्यक्ति की तरफ, अब उसका भी तारुफ करवा देते हैं। नेता नगरी में स्वागत है वरिष्ठ पत्रकार का, जिनको टीवी पत्रकार कहे जाने पर आपत्ति, इसलिए मैंने कहना बंद कर दिया है, राजदीप सरदेसाई। नमस्कार। क्योंकि आपने वरिष्ठ कहा, मैं ये भी कह दूं, इसी हफ्ते मेरा जन्मदिन था। मैं वैसे 57 साल का हो गया हूँ, 56 पार कर दिया। बाली उम्र है अभी तो आपकी। नहीं, अगर आप रिवर्स कर दे 57 को, वो तो बन जाता है 75। तो आप डिसाइड करिए कि मैं 75 साल का बहुत वरिष्ठ पत्रकार हूँ या 57 साल का जवान पत्रकार हूँ, ये आप डिसाइड करिए। आप कह रहे थे ना गुनगुनाइए। देखिए, राहुल श्रीवास्तव जो है वो अंताक्षरी के बड़े माहिर हैं, अंताक्षरी बड़ी अच्छी तरह से खेलते हैं। आप उनको एक दिन लल्लन टॉप पर अंताक्षरी खिलवाइए, तब वो तैयार हो जाए। खबरों पर ज्यादा ध्यान देते हैं, अंताक्षरी के लिए और मंच है। चलिए, ये इनिशियल वार्म अप हो गया, इसको कहते हैं कॉर्पोरेट की भाषा में आइस मेल्टिंग सेशन। थोड़ा सा सहज हो जाएं क्योंकि आगे गुरु गंभीर बातें होनी है। बातचीत की शुरुआत। सौरभ भाई, आइस मेल्टिंग कब होती है? फर्स्ट डेट पर, आपकी जब पहली डेट होती है तब आप जो है आइस मेल्ट करते हैं। अब आप इतने डेट्स हो गए नेता नगरी पर, अभी भी आप आइस मेल्टिंग कर रहे हैं। नहीं, वो नए नए दर्शकों से आपकी करनी पड़ती है ना सर, हम लोग डेट वेट की दुनिया से आए नहीं है, जीआईसी जीजीआईसी के लड़के लड़कियां हैं। चलिए, ये आपके मुंबई की इंग्लिश पिक्चर है। शुभमोल जी, अब आते हैं आपके पास। 8 साल हो गए हैं, विपक्षियों ने कहा 8 साल 8 छल। मोदी सरकार ने अपनी उपलब्धियां बताई, निर्मला सीतारमन लगातार बताती रहती हैं उपलब्धियां। एक आर्थिक मामलों के पत्रकार के तौर पर, टिप्पणीकार के तौर पर आप आज की स्थिति को और 8 साल के कार्यकाल का आकलन कैसे करते हैं? हिट्स एंड मिसेस बोथ। जब हम किसी सरकार का मुआयना करते हैं तो एक चीज़ ध्यान में रखना ज़रूरी है कि जब भी कोई भी सरकार लंबे अरसे तक पोजीशन में रहेंगे तो हिट्स मिसेस का एक लंबा दायरा बन जाता है और उनका एक जैसे कहते हैं सर्वे करके कुछ खास पता नहीं चलता है। आपको देखना पड़ेगा कि इस 8 साल के दौरान सरकार का जो मैनिफेस्टो था, उस मैनिफेस्टो के चलते अगला मैनिफेस्टो जो कंटिन्यूएशन में लाया 2019, उसमें से कितने सारे स्टेप्स पर वो सक्षम निकले हैं, कितने सारे चीज़ों को उनको अभी भी करना बाकी है, क्योंकि वो बताता है उनके मंशा क्या था। तो उसमें से अगर आप देखें तो एग्रीकल्चर, एनर्जी, इनकम, ये तीनों अर्थव्यवस्था की वजह से ये तीनों उनके मेन चुनौतियां जो उन लोग सामने लेके चले थे कि हम इन पर खरा उतरेंगे। उनमें अगर आप देखें तो एग्रीकल्चर क्षेत्र अपने आप में वो एक लंबा एरिया है। सबसे बड़ा जो एनर्जी सिक्योरिटी का जो मामला है, उस मामले में भारत सरकार का जो पोजीशन रहा है पिछले कुछ सालों में, वो जिसे कहते हैं हिट्स एंड मिसेस का, उसमें दायरा आप अगर देखें तो दैट इज समथिंग जिसमें मैं कहूँगा कि द सरकार हैज़ बीन इफेक्टिव, लेकिन जितना क्राइसिस को से आने से पहले जितना उनको पॉसिबिलिटीज़ मिला था, क्योंकि 2014 से 2018 तक के पीरियड में तेल का दाम बहुत कम था अंतर्राष्ट्रीय बाजार में। उस समय में जो कैपेसिटी बिल्डिंग का जो कार्यक्रम हो सकता था, उस चीज़ को यूज़ नहीं किया गया और इसी वजह से अभी जो करंट क्राइसिस जब चल रहा है, जब हमें पता है कि देश में तेल का भंडार नहीं है, हम आयात करते हैं करीब 85% हमारे जो तेल की ज़रूरत है, 50% नेचुरल गैस। तो इस सिचुएशन को और भी सक्षम तरीके से हैंडल करने के लिए वो एनर्जी सिक्योरिटी जिसका बात करके सरकार चले थे, उस चीज़ पर मैं कहूँगा सरकार ने अपने जो पॉसिबिलिटीज़ थे उसको पूरी तरह से संभावना सामने नहीं लाए हैं खासकर। और इसका अगर आप एक स्टार्टिंग एग्जांपल है कि आज बीपीसीएल का जो डिसइन्वेस्टमेंट है उसको स्थगित करना पड़ा है, तो दैट इज़ वन थिंग। लेकिन उस मिस के साथ जिस चीज़ को मैं कहूँगा सरकार के सबसे बड़े कामयाबी रही है, वो मैं मानूंगा फाइनेंशियल सेक्टर में। फाइनेंशियल सेक्टर में, और ये चीज़ बहुत बारी समझा नहीं जाता है, लेकिन फाइनेंशियल सेक्टर में जीएसटी ही नहीं,
बैंक्रप्सी कोड को लाने से एक जो फाइनेंशियल डिसिप्लिन लाया गया है, ये बहुत बड़ा कामयाबी है और ये बिल्कुल ही पॉपुलर स्टेप नहीं था। बैंक्रप्सी भारत में ना तो इंडस्ट्रियल सेक्टर इंडस्ट्रियलिस्ट चाहते थे, ना ही बहुत सारे इंटरेस्ट ग्रुप्स चाहते थे। सरकारी क्षेत्र के बैंक्स जो थे उनको क्लैरिटी था ही नहीं कि वो क्यों चाहते हैं, कि एट ऑल क्या चाहिए। उस माहौल में बैंक्रप्सी कोड को लाना और उसको कंटिन्यूसली इम्प्रूव करते रहना, मेरे हिसाब से ये फाइनेंशियल सेक्टर को बहुत बड़ा एक सपोर्ट मिला है। तो राइट एट द बिगिनिंग मैं कहूँगा ये दोनों चीज़ें केंद्र सरकार की तरफ से, ये दोनों सबसे बड़े जो कहते हैं पॉसिबिलिटीज़ नॉट यूज्ड और पॉसिबिलिटी यूज्ड का मैं स्टार्टिंग पॉइंट कहूँगा। और इसी क्योंकि बहुत सारे वायदे लेकर सरकार बाकी सारे भी आते हैं, उन चीज़ों पर हम बाद में बात कर सकते हैं, बट इन दोनों चीज़ों पर का बहुत बड़ा असर होता है। क्यों असर होता है? क्योंकि हम जब कहते हैं कि दूर दराज के गाँव में लोगों को पैसे नहीं मिलते, उद्यम क्रिएट करने के लिए एंटरप्रेन्योरशिप की पॉसिबिलिटीज़ नहीं है, तो एसेंशियली हम क्या कहते हैं कि ऋण का रेट हाई है, बैंक से उधार नहीं मिलता है, किसी जगह पे जाके कोई कामकाज शुरू करने के लिए फैसिलिटी नहीं है। वो सब कुछ जुड़ा हुआ है क्योंकि कैपिटल जब इकोनॉमी में ब्लॉक रहता है, जिनके पास पैसा है वो उस कैपिटल को ब्लॉक करके रखते हैं। उस चीज़ को ईज़ करने में बैंक्रप्सी कोड मैं मानता हूँ जीएसटी से भी ज़्यादा कहीं कामगार एक पहल सिद्ध हुआ है। ऑलराइट, पूजा, यही सवाल मेरा आपसे है कि आप नरेंद्र मोदी सरकार का ये जो कार्यकाल है 8 बरस का, और उसमें भी इधर के 3 बरस का, अगर आप ओवरऑल भी टिप्पणी करना चाहें, हिट्स एंड मिसेस, हाउ डू यू इवैल्यूएट इट? जैसे शुभमोय ने कहा, मैं भी हिट्स एंड मिसेस को जो वादे किए गए थे प्रधानमंत्री के द्वारा उनके प्राइम मिनिस्टरल कैंपेन में, उसके अगेंस्ट अगर देखूं तो मेरे समझ में जो है सबसे बड़ा उनका जो वादा था वो नौकरियों का था। क्योंकि मेरे ख्याल से हमारे हर इंडियन सिटीज़न के इंडिविजुअल लेवल पे और इकॉनमी वाइड लेवल पे सबसे बड़ी जो टारगेट होनी चाहिए वो नौकरियां ही होनी चाहिए। क्योंकि अगर हर किसी के पास अच्छी नौकरी होगी जिसमें उनकी अच्छी आमदनी होती है, तो ही वो पैसे कमाएंगे, खर्च करेंगे। अगर वो पैसे खर्च करेंगे तो जो बिजनेस है वो बढ़ेगा, क्योंकि खरीदारी बढ़ेगी और इकॉनमी बढ़ेगी। अब उन्होंने जो वादा किया था नौकरियां क्रिएट होंगी इकॉनमी में, उसके अगेंस्ट कितनी नौकरियां क्रिएट हुई हैं ये हम सबको पता है कि बच्चे नौकरियां ढूंढ रहे हैं, उनको नौकरियां नहीं मिल रही हैं। तो मुझे नहीं लगता कि उस वादे पे उन्होंने कुछ जितना वादा किया था उतना काम किया है। और इसका कारण मुझे लगता है ये है कि इकॉनमी और इकोनॉमिक एजेंडा इस सरकार के लिए बहुत बड़ा प्रायोरिटी नहीं है। इनका फोकस जो है नॉन इकॉनमी इश्यूज़ पे रहता है। और जब नैरेटिव के अंदर थोड़ा ज़्यादा डिस्कम्फर्ट लोगों का दिखने लगता है, कुछ एक आधे बाई इलेक्शन के रिज़ल्ट आ जाते हैं कि कीमतें बढ़ रही हैं, इस वजह से हिमाचल प्रदेश में हार गए वगैरह, तो कुछ छोटी मोटी अनाउंसमेंट्स या इंस्टेंट रिलीफ जैसे आपने कहा दे दी जाती है। लेकिन बड़े तौर पे एक स्लोगन आप देते हैं कि फार्मर्स का इनकम डबल होगा और उसको बैक कर रहे, उसको पॉलिसी सपोर्ट देने के लिए आप फार्म लॉज लाते हैं, लेकिन पॉलिटिक्स के प्रेशर के अंदर आप उसको वापस ले लेते हैं। ये साल एक ऐसा साल था जिसमें कि फार्मर्स को जो है मार्केट के द्वारा जो आपके फार्म लॉज की थिंकिंग थी एक अच्छा आमदनी मिल सकती थी, लेकिन आपने एक्सपोर्ट्स पे बैन लगा के, एक के बाद एक बैन लगा के आपने जो है किसानों से वो आमदनी की अपॉर्चुनिटी छीन ली। और इससे पता चलता है कि आप जो स्लोगन देते हैं और आपकी जो पॉलिसी थिंकिंग है वो उसमें तालमेल नहीं है। आप पॉलिटिक्स के अंदर आके, क्योंकि ये एक अच्छी इकोनॉमिक थिंकिंग भी नहीं थी, अगर कीमतें बढ़ रही हैं उसको कम करने का तरीका एक्सपोर्ट या इंपोर्ट बैन या ड्यूटीज़ वगैरह नहीं है। ये कोई भी अर्थशास्त्री सरकार के अंदर अच्छी तरह से जानता है और मेरे ख्याल से जितने मंत्री हैं वो लोग भी जानते हैं। लेकिन ये पॉलिटिकल नैरेटिव को कंट्रोल करने के लिए जो है ये बैन वगैरह लगाए गए।
तो पॉलिटिक्स जो है वो भारी पड़ जाती है, इकोनॉमिक्स वीक रह जाती है, और ऐसे ही जो एजेंडा है उसमें इकॉनमी पीछे रह जाती है, पॉलिटिकल नैरेटिव आगे चला जाता है। इस वजह से जो है मेरे ख्याल से ये मेन रीज़न है जिस वजह से आपने जॉब्स पे नहीं डिलीवर किया, आपने इकोनॉमिक एनर्जी सिक्योरिटी जिसकी शुभमय बात कर रहे थे उस पर नहीं डिलीवर किया, आपने जो है मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, एक कीमतें बढ़ने का शॉक एक्सटर्नल लगा, आपकी मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन दोबारा हिल गई है जैसे 2013 में हिली हुई थी। तो यानी आपने जो भी काम किया था इन 8 सालों में वो उससे इतना आप स्ट्रेंथ नहीं बिल्ड कर पाए कि आपका रुपी ठहर जाता, आपका रुपी जो है मनमोहन सिंह सरकार से भी नीचे चला गया है, आपका फिस्कल डेफिसिट तब से ऊपर चला गया है, आपका करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो दोबारा ऐसे लेवल पे चला गया है जिसको सस्टेनेबल नहीं माना जाता है, और आप जितने भी पैरामीटर्स माने जाते हैं स्टेबिलिटी के वो हिले हुए हैं, और कीमतें बढ़ रही हैं, तो नौकरियां मिली नहीं हैं। तो आपने जो मेरे ख्याल से जो प्रॉमिस की थी उस पर डिलीवर नहीं किया है। पर इसके साथ मैं हिट्स की भी बात करना चाहती हूँ, क्योंकि क्या होता है कि हम ज़रूरत से ज़्यादा निंदा कर देते हैं सरकार की, और ज़रूरत से कम या कई लोग ज़रूरत से ज़्यादा तारीफ़ कर देते हैं, पर जो मेरे समझ में जितना है उसमें जो सच्ची बात है वो बीच में कहीं जाके बैठती है कि जो चीज़ें गलत हुई हैं वो इतनी गलत नहीं है जितना कहा जाता है, और जो चीज़ें सही हैं वो उतनी सही नहीं है जितना पॉलिटिकल एनालिस्ट्स बताते हैं। तो जो चीज़ें मुझे लगता है कि अच्छी हुई हैं वो जैसे कि टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छा यूज़ हुआ है, जो डिजिटल पेमेंट्स का बहुत अच्छा यूज़ हुआ है। हो सकता है ये अभी एक पोटेंशियल है, हो सकता है इसके वजह से और 1, 2, 3, 4 साल के अंदर जो है नौकरियों का काम जो एजेंडा है वो धीरे धीरे बेटर होने लगे, आमदनियाँ निकलने का। आज के डेट में ये सिर्फ एक प्रॉमिस है, आज के डेट में ये डिलीवर नहीं हुआ है। और दूसरा जो सरकार खुद ही बात करती है उनके वेलफेयर प्रोग्राम का, इंडिया एक ऐसी इकॉनमी है जिसके अंदर अपॉर्चुनिटीज़ जो अमीर हैं वो ज़्यादा ले जाते हैं, जो सरकार में काम करते हैं वो ज़्यादा ले जाते हैं, जो गरीब नीचे के लोग होते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ एजुकेशन और हेल्थ और स्किल्स के ऊपर उतना एम्फेसिस नहीं है, तो वो अपॉर्चुनिटीज़ को जो है नहीं ले पाते हैं, और सब लोग कोशिश करते हैं कि उनको सरकार में किसी तरह से किसी भी लेवल पर नौकरी मिल जाए। जो कि ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, वो IAS में जाते हैं, जो कि कम कर सकते हैं वो पियोन की नौकरी चाहते हैं, लेकिन ड्राइवर की नौकरी चाहते हैं, लेकिन हर कोई सरकार में काम करना चाहता है क्योंकि उनको पता है फिर आपकी पूरी ज़िंदगी भर की आमदनी और पेंशन जो है वो आएगी। तो इसका जो ये इसलिए है क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में जो कंपटीशन के थ्रू आपको कंपटीशन है, क्योंकि नौकरियां कम हैं, लोग ज़्यादा हैं, वो लोग क्योंकि उतनी अच्छी एजुकेशन नहीं पाते हैं, क्योंकि उतना खर्चा नहीं कर पाते, क्योंकि गरीब घरों से हैं, तो वो जो है सरकार का ध्यान वहाँ पे कम है। इस सारी सरकारों का आज तक भी कम था, अभी भी कम है, उसमें कोई ख़ास इम्प्रूवमेंट नहीं है, और इस वजह से जो है टेक्नोलॉजी का जो है एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ सकता है, और जो इनका वेलफेयर प्रोग्राम है जिससे कि आपकी लिविंग स्टैंडर्ड्स थोड़े इम्प्रूव हो सकते हैं, अगर आपको आवास दिया जा रहा है या कुकिंग गैस दी जा रही है। लेकिन मैं फिर भी ये एम्फसाइज करना चाहती हूँ कि जैसे कि NREGA था इससे पिछली गवर्नमेंट का, वो एक कॉम्पनसेशन था क्योंकि आपकी इकॉनमी फेल हो रही थी, आप लोगों को इकोनॉमिक वेलबींग प्रोवाइड करने के लिए। उसी तरह से ये जो वेलफेयर प्रोग्राम है ये अच्छा है, ये मदद करता है, लेकिन ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है पॉवर्टी हटाने का। ये जो है आपको जापानीज प्रोवर्ब कि आप मछली मत खिलाओ, मछली पकड़ना सिखाओ, ये मछली पकड़ना नहीं सिखा रहा है। मैं वो भी नहीं कहना चाह रही हूँ, क्योंकि आप देखिए अगर कोई बूढ़ा है, बच्चा है, वो मछली नहीं पकड़ सकता है, तो उसको तो जो है सपोर्ट देना ही पड़ेगा। जी, तो मैं ये नहीं, ये नुआंस की ज़रूरत है इसमें, पर मेरा कहना ये है कि जो आपका वेलफेयर प्रोग्राम है वो एक अच्छी चीज़ है, पर वो परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। उसके लिए आपको अपना इकोनॉमिक मॉडल ठीक करना पड़ेगा, और मुझे इस सरकार में इस लेवल की कोई थिंकिंग नहीं दिखाई देती कि आपकी इकोनॉमिक मॉडल क्या है। सो उतना बुरा ओवरऑल नहीं है हिट्स एंड मिसेस में, पर उतना अच्छा भी नहीं है जितना सरकार जताना चाहती है। क्विक रिएक्शन शुभमय ऑन दिस एंड देन वी विल मूव टू राहुल एंड राजदीप। आप एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं इन्होंने जो पॉइंट्स कहे? पूजा ने वही हिट्स एंड मिसेस का इतना लंबा अगर दायरा करो तो प्रॉब्लम क्या हो जाता है कि बहुत सारी चीज़ों में हम मिनिशे में खो जाते हैं। बेसिकली पॉइंट अगर सिर्फ महंगाई और बेरोजगारी इन दो मुद्दों पर ले आए बात, और इन चीज़ों में बेसिकली चीज़ है लैंड, लेबर एंड कैपिटल। ये तीनों का अगर ठीक नहीं होगा तो किसी तरह से भी बेरोजगारी खत्म नहीं होगी। लैंड, लेबर, कैपिटल,
लैंड हम देख चुके हैं कि चाहे किसी भी सरकार के लिए लैंड में रिफॉर्म करना पॉसिबल नहीं है। सो दैट्स वन थिंग। लेबर में अभी भी लेबर कैपिटल का मैंने पहले जिक्र किया है कि मैं मानता हूं कि उसमें अच्छा काम हुआ है। लेबर रिफॉर्म्स पूरी स्टेट गवर्नमेंट्स पे डिपेंडेंट है और रोजगार और बाकी सारे क्षेत्र में सबसे बड़ा रवैया, सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है स्टेट गवर्नमेंट्स का। हम सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर हम कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट और उत्साह दिखाते हैं बजाय कि स्टेट गवर्नमेंट्स का, और इसीलिए हमारा जो एनालिसिस होता है उसमें एक बहुत बड़ा वीकनेस रह जाता है। पावर रिफॉर्म्स वगैरह जो भी बेसिक वीकनेस भारतीय इकोनॉमी में है, कुछ स्टेट्स बहुत अच्छा कर रहे हैं इस माहौल में, कुछ स्टेट्स बहुत ही अच्छा खराब कर रहे हैं। क्या वजह है? हम जब हिट्स एंड मिसेस की बात हम करते हैं तो सबसे पहले लोग ये जानना चाहते हैं कि क्यों इतने सारे लोग तमिलनाडु में काम करने के लिए जाना चाहते हैं, कर्नाटक में जाना चाहते हैं, महाराष्ट्र में जाना चाहते हैं, लेकिन वही सेम एनवायरनमेंट में बंगाल में, बिहार में, झारखंड में क्यों काम नहीं मिलता है? तो कुछ तो फर्क होगा ना। और वो चीज़ को समझने के लिए बारीकी से इन स्टेट गवर्नमेंट्स का क्या रूपरेखा रखा है वो समझना बहुत ज़रूरी है। तभी हमें समझ में आएगा कि लोगों के लिए कंडीशन कहाँ पे अच्छा होता है, कहाँ पे बुराई होता है। ऑलराइट, राहुल श्रीवास्तव जी, राजनीतिक रूप से कैसे आकलन करेंगे आप इन 8 वर्षों का नरेंद्र मोदी सरकार का कार्यकाल? वो शायद किसी भी एक पॉलिटिकल पार्टी की 8 साल के टेन्योर का एक तरह का छोटा आकलन होता है। इट्स ए माइक्रोकॉस्म। मेरे ख्याल से इस देश में 15-16 जो प्रधानमंत्री हुए हैं, बड़े कद के, मझोले कद के, छोटे कद के, बौने कद के शख्सियत जो रही राजनीतिक, उनका अगर आप टेन्योर में आकलन करें तो सबने स्कीमें बनाई। स्कीमें दिल्ली में बनती थी, कभी फीडबैक होता था, नहीं होता था, ग्राउंड से नीचे से उठ करके रिपोर्ट बनती थी, कभी ऊपर से नीचे जाती थी। ज्यादातर स्कीमें जनता तक नहीं पहुंचती थी, खुरचन भी पहुंच जाती थी तो जनता खुश हो जाती थी कि हमारे तक पहुंच रही है। बीजेपी भी कहती है, उत्तर प्रदेश के चुनाव बताते हैं कि स्कीमों का जो जनता तक पहुंचना है वो इंप्रूव हुआ, जो कि एक बड़ा प्लस माना जाएगा हिंदुस्तान जैसे देश में। लेकिन मैं स्कीमों, पॉलिसीज और पॉलिटिकल एक्शंस को अगर मैं एक पॉलिटिकल वेपन मानूं और कहूं कि वो एक नेता अपने विस्तार के लिए या अपनी पार्टी के लिए विस्तार के लिए करता था, तो ये एम हुआ करता था अल्टीमेट। सौरभ, ये अल्टीमेट होम होता था कि सब चीजें जो होती थी वो डवटेल की जाती थी एक चीज के लिए कि मैं सत्ता में काबिज रहूं और अपना पार्टी का या अपना विस्तार करता रहूं, सत्ता में जीता रहूं। ये 8 सालों में सौरभ ये एक फर्क बहुत बड़ा जो साफ दिखता है कि इस पार्टी ने, बीजेपी ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में स्कीमें बनाई, पॉलिसी बनाई, हारे जीते, स्कीमें खराब हुई, फिट हुई, वापिस लेनी पड़ी। इकोनॉमिक पॉलिसी, इकोनॉमिक एक बड़े आउटलुक की कमी दिखती है, कभी रिफॉर्म करते दिखते हैं, कभी पॉपुलिज्म करते दिखते हैं। ये सब अगर आप उसको एक बास्केट में डाल लें तो आप एक बात देखिए कि ये पहली सरकार है इस देश की जो कि स्कीमें, पॉलिसी, एक्शन सब कुछ विस्तार के लिए कर रही है, सत्ता में रहने के लिए। मगर वो सत्ता में इसलिए रहना चाहती है क्योंकि अपनी आइडियोलॉजी का विस्तार करती है। ये सरकार, ये 8 साल मेरे ख्याल से इस देश के इतिहास में सबसे ज्यादा मेमोरेबल इसलिए रहेंगे या इतिहासकारों की समीक्षा का विषय इसलिए रहेंगे बिकॉज देयर वाज ऑल दीज एफर्ट्स, पॉलिटिकल एफर्ट्स वर फॉर वन एम, दैट इज स्प्रेड ऑफ द आइडियोलॉजी। अब उस आइडियोलॉजी के तहत इकोनॉमिक काम भी होते हैं कि स्वदेशी जागरण मंच कहता है कि साहब ये ठीक नहीं है, तो सरकार अपने एफडीआई के तमाम मेजर्स को कैलिब्रेट करती है। कहीं जब फीडबैक आता है फार्म बिल पे, सरकार बहुत खुश है। जब फीडबैक आता है कि यूपी में नुकसान हो सकता है तो सरकार उस पर वापस जाती है। उसी आइडियोलॉजी के विस्तार में 370 खारिज होता है। उसी आइडियोलॉजी के विस्तार में राम मंदिर का जो इनॉग्रेशन है उसको करने प्रधानमंत्री जाते हैं। आप देखिए कि उसके सबके शीर्ष के ऊपर जो सबसे बड़ा ध्येय है वो आइडियोलॉजी है। और शायद वो सारे पॉलिटिकल एक्शंस, उसकी स्कीम्स, उसकी पॉलिसीज, अब आप देखिए कि बीजेपी बनिया बावन पार्टी और शहरी पार्टी हुआ करती थी, ये किताबों में लिखा हुआ है। उसी पॉलिटिकल पार्टी को आरोप लगा सूट-बूट की सरकार का। और उसके बाद से अगर आप देखिए तो उज्ज्वला योजना, हर घर सबको घर, हर घर जल, हर घर एक डेमोग्राफिक शिफ्ट किया गया पॉलिसीज के फोकस का। और पॉलिसीज को
पुराने टाइम के मुकाबले या तो पहुंचा दिया गया या चीजें पहुंच रही हैं, बेहतर मुहैया हो रही हैं। उसका एक एम था, राजनीतिक था। क्यों? क्योंकि गरीब तक जो डीबीटी स्कीम और किसान सम्मान योजना आगे सबको एक झोली में डाल दें, उसका ध्येय ये था कि बीजेपी का जो वोटर बेस है डेमोग्राफिक, वो एक नए वर्ग में ले जाने का था, उसको नए वर्ग की तरफ ले जाना, क्योंकि यही लोग हैं जो इकोनॉमिकली वीक हैं, वही लोग ज्यादातर इस देश में सोशली वीक भी हैं। तो वो एक डेमोग्राफिक शिफ्ट किया गया। वो डेमोग्राफिक शिफ्ट किस लिए किया गया? अब आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में अगर एक माइक्रोकॉस्म अगर मान लें, तो क्यों उत्तर प्रदेश में शिफ्ट हुआ ये कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी दोबारा काबिज है, गेरुआधारी योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं। अगर आप देखिए तो मुस्लिम वोट का जो वैल्यूएशन था, ये इक्विटी थी सत्ता निर्धारण में उत्तर प्रदेश में, वो कम डिमिनिश हो चुकी है। और जो बाकी प्लेयर्स थे उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया है, जो कास्ट का ताना बाना बीजेपी ने तमाम चीजें बनी है उनको तोड़ पाना। तो कुल मिलाकर के बीजेपी अपनी आइडियोलॉजी को प्रोपोगेट करके, प्रमोट करके काबिज होने में ज्यादा सक्षम हो रही है। और मैं कहूंगा कि इसलिए ये 8 सालों की बीजेपी की और नरेंद्र मोदी की अचीवमेंट शायद यही है कि वो जिस एजेंडे को, जिस डीएनए को वो रिप्रेजेंट करते थे नरेंद्र मोदी, वो उस एजेंडे को एक मुकाम तक ला पाए हैं। बाकी हिट्स एंड मिसेस और तमाम चीजें वो बही खाते जनता रखती है। और उत्तर प्रदेश के चुनाव में, बिहार का चुनाव देखिए, 8 करोड़ लोग जो है वो विस्थापित हुए लॉकडाउन के बाद, और वो पैदल चल के अपनी जमा पूंजी दांव पे लगा करके किसी तरह घर पहुंचे। घर पहुंचने के बाद उन्होंने जब वोट दिया तो उन्होंने नरेंद्र मोदी को, बीजेपी जेडीयू से, नीतीश कुमार से ज्यादा वोट करके सरकार एनडीए को सौंप दी। उत्तर प्रदेश में भी यही बात लग रही थी कि नाराजगी है लोगों की, एम्प्लॉयमेंट नहीं है तमाम, लेकिन राशन प्रशासन और पोलराइजेशन, इवेंचुअली आइडियोलॉजिकल एलिमेंट, और उस आइडियोलॉजिकल एलिमेंट को प्रमोट करने के लिए पॉलिसीज, फ्री राशन या लॉ एंड ऑर्डर, ये चीजें सरकार बीजेपी काम कर रही। तो मैं कहूंगा कि वो एक जो फोकस है, वो एक डिफाइनिंग फोकस बन गया है बीजेपी की पॉलिटिक्स का और बीजेपी के पूरे सारे कामों का। और देखिए जिस तरह से मामला आगे बढ़ रहा है, बहुत तमाम शोर जो तमाम मामलों पे उठ रहे हैं, आप देखिए वो भी एक उस स्टेटेड एजेंडे के तहत है। वो कहीं ना कहीं आज से कुछ दिनों बाद एस्पाउस किए जाएंगे। अभी फ्रेंच प्लेयर्स उसको आगे बढ़ा रहे हैं या टर्शियरी ग्रुप्स उनको आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं उस पुरानी आइडियोलॉजी में जाकर के फिट हो जाएंगे। तो मैं ये कहूंगा कि 8 साल हो, 9 साल हो, 10 साल हो, ये अचीवमेंट्स जो देख रहे हैं, जो इस सरकार में इस टाइम पे हैं, ये लोग, उनके लिए पॉलिसीज वगैरह सब जरिया है, बाकी आइडियोलॉजी आगे बढ़ाना, ये वही वो अपने पास रख रहे हैं। जी राजदीप जी, बहुत देर से आप अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे, बताइए बीते दिन जो बहस कराई उसके बारे में और अपनी राय के बारे में। ये एक तो पहले मैं डरता हूं सौरभ, आपके प्रोग्राम में ये हिट्स एंड मिसेस करना, क्योंकि क्या होता है कि आज के जमाने में जो भी मोदी जी के समर्थक हैं वो केवल मिसेस देखेंगे और कहेंगे देखिए राजदीप जी जो है मोदी जी के आलोचक हैं, इसलिए केवल मिसेस दिखा रहे हैं। और दूसरी तरफ जो है, अगर मैं केवल हिट्स पर फोकस करूं तो मोदी जी के जो विरोधी हैं वो कहेंगे देखिए राजदीप जी जो है वो एक तरह से मोदी जी के समर्थन में आ गए हैं, वो भी गोदी मीडिया बन गए। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कुछ दिन पहले मैंने वाइज बुरा न मान जो कोई बुरा कहे, ऐसा भी कोई है जिसे अच्छा सभी कहें। नहीं, मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि आज पोस्ट ट्रूथ का जमाना है जहां सच्चाई लोगों के सामने नहीं आती। कुछ दिन पहले मैंने इसी सरकार के पुराने चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, दिसंबर तक थे, डॉक्टर सुब्रमण्यम, उनसे बात की। अब उनसे मैंने कहा कि ये चीजों पर सरकार आप मानते हैं विफल हुई है, रुपया जो है वो गिर रहा है, नौकरियां जो है वो नहीं मिल रही है, करंट अकाउंट डेफिसिट पर प्रेशर है, इन्फ्लेशन धीरे धीरे बढ़ रहा है। वो बड़े गुस्से में हुए। उन्होंने कहा देखिए मनमोहन सिंह सरकार में 2012-13 में क्या हो रहा था, तो वो वॉट अबाउटरी शुरू हुई। उन्होंने कहा आप अच्छी चीजें नहीं गिन रहे, जो मैक्रो इकोनॉमिक स्थिति जो है वो आप बेहतर हो रही है। देखिए यही प्रॉब्लम क्या है, आप 8 साल, मैं यही इसी पर आ रहा हूं, 8 साल में हम पोलराइज बहुत हो गए हैं, विभाजित बहुत हो गए हैं। यानी आर्थिक दृष्टि से देखिए, सामाजिक दृष्टि से देखिए, राजनीतिक दृष्टि से देखिए, हर इश्यू पर एक पोलराइजेशन बढ़ रहा है। और इसी वजह से मुझे लगता है हम कोई ऑब्जेक्टिव एनालिसिस नहीं कर पाते हैं। अगर आप मुझे कहें कि उपलब्धियां क्या हुई है, कल भी आपने कहा, मैंने कल ही एक डिबेट करवाया, अरविंद पानगरिया जो सरकार के समर्थन में हुआ करते थे, आर्थिक दृष्टि से मोदी जी के एक एडवाइजर की तरह थे,
नीति आयोग के वाइस चेयरमैन थे, वो कह रहे थे ये सरकार ने बहुत रिफॉर्म किए हैं। दूसरी तरफ डॉक्टर कौशिक बासु थे, जो पिछले मनमोहन सिंह सरकार में चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हुआ करते थे। उन्होंने कहा देखिए जो पोलराइजेशन हो रहा है उसकी वजह से इस सरकार ने कई जो संधियां हैं, अपॉर्चुनिटीज है, वो गमाई है, और इसीलिए हमारा जो ग्रोथ रेट जो 8-10% होना चाहिए था वो डिमोनेटाइजेशन के बाद खास करके वो 5% तक आ गया। अब ये दोनों बड़े एक्सट्रीम व्यू है। अब असलियत क्या है? असलियत ये है कि क्योंकि मोदी जी के अगर 8 साल का कार्यकाल में उन्होंने कुछ ऐसे डिसीजंस लिए हैं जिससे आपको जो, अगर आप उनके समर्थक हैं तो आप उनकी वाहवाही करेंगे, और अगर आप उनके विरोधी हैं तो कहेंगे देखिए ये क्या कर रहे हैं। आर्टिकल 370 हो, सीएए हो, डिमोनेटाइजेशन हो, ये बड़े फैसले थे, लेकिन इन फैसलों ने एक डिसरप्शन की सिस्टम में, पॉलिटिकल सिस्टम में और इकोनॉमिक सिस्टम में। अब उसका आप बैलेंस शीट निकालेंगे या नहीं? क्योंकि देखिए डिमोनेटाइजेशन लीजिए, 2017 के बाद लगातार आप देखेंगे कि हमारी जो आर्थिक स्थिति है पैंडेमिक के पहले गिरती गई, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस गिरता गया, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता गया, ये पैंडेमिक के पहले। लेकिन अगर आज मैं कहूं कि डिमोनेटाइजेशन गलती हुई है तो कई ऐसे लोग कहेंगे नहीं, उसने सिस्टम, डिमोनेटाइजेशन की वजह से सिस्टम पूरी तरह से क्लीन अप हुआ। एक जो कैश इकोनॉमी थी, धीरे धीरे हमारा देश डिजिटल इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहा है, और दोनों चीजों में कहीं ना कहीं सत्यता है। और इसी तरह से अगर आज आप आर्टिकल 370 देखें, एक बड़ा फैसला था, लेकिन क्या उस फैसले से कश्मीर की स्थिति पूरी तरह से बदल गई है? कई लोग कहेंगे नहीं, कुछ लोग कहेंगे कम से कम एक जो पुराने स्ट्रक्चर में आर्टिकल 370 एक सेपरेटनेस जम्मू एंड कश्मीर का था वो तो कम से कम चला गया है। तो हर मामले में, और इससे मैं आता हूं 8 साल में क्या हुआ है, मोदी जी की लीडरशिप, उनकी स्ट्रेंथ भी है, उनकी कमजोरी भी है। स्ट्रेंथ क्यों है? कि वो उस तरह के निर्णय ले पाए जो शायद पिछली सरकारें नहीं ले पाई। शुभम भाई कह रहे थे इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड, फाइनेंशियल सेक्टर में रिफॉर्म करना है, एक बड़ा निर्णय था, कोलिशन सरकार वो नहीं ले पाई, मोदी जी ले पाए। आप कहेंगे वो उनकी उपलब्धि है, लेकिन जब आप इतने बड़े नेता होते हैं तो आपको लगता है कि आप इस तरह के रिस्क भी ले सकते हैं जिससे सिस्टम को एक तरह से सिस्टम में खलबलाहट आ जाती है, एक डिसरप्शन हो जाता है, और उस खलबलाहट डिसरप्शन की वजह से शायद आप उस दिशा में नहीं जा पाते हैं जो आप जाना चाहिए। उस वजह से जो इंस्टीट्यूशंस हैं आपके, पार्लियामेंट लीजिए, आज पार्लियामेंट में ज्यादातर जो पिछले 8 सालों में आप देखेंगे कई महत्वपूर्ण बिल हैं वो वॉइस वोट से होते हैं, वो आप मेजॉरिटी से कोई बगैर किसी कंसल्टेशन के। तो क्योंकि आप इतने 56 की छाती के नेता की एक इमेज आपकी बन गई है, वो आपकी स्ट्रेंथ भी होती है और वो आपकी कमजोरी भी बन जाती है। आप उस तरह के निर्णय ले पाते हैं तो शायद मनमोहन सिंह की सरकार बिल्कुल नहीं ले पाई, लेकिन आप कुछ ऐसी गलतियां भी शायद कर पाते हैं, और एक तरह से आपके प्रॉमिस और डिलीवरी में देखिए कोई इससे इनकार नहीं कर सकता कि वेलफेयर स्कीम्स हुए हैं, पहले भी सरकारों में हुए, लेकिन शायद क्योंकि डिजिटल का अच्छा उपयोग किया गया है वो डिलीवरी सिस्टम्स बेहतर हुए, इस बात को आप इनकार नहीं कर सकते। वी आर ऑन अ डिजिटल हाई ट्रैक, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन उसके साथ साथ कई कमजोरियां भी हैं। यूथ अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बहुत बढ़ गई है। लेकिन अगर मैं आज इस बात को आज आपके इस प्रोग्राम में कहूं तो लोग कहेंगे नहीं आप मोदी विरोधी है इसलिए आप बेरोजगारी की आज बात कर रहे हैं, बट इट इज अ रियलिटी। आप ही ने तो कहा था 2 करोड़ जॉब्स हर साल होंगे, व्हाट हैपेंड टू दैट? आप ही ने कहा था कि एग्रीकल्चर इनकम्स विल डबल, व्हाट हैपेंड टू दैट? सो यू आर ओवर प्रॉमिसिंग एट टाइम्स and therefore even when you deliver people will ask questions, but the main thing therefore in 8 years 8 सालों में यही हुआ है कि इस देश में मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक जो कंसेंसस की राजनीति होनी चाहिए आप वो कमजोर हुई है। स्टेट्स और सेंटर के बीच में लीजिए ना, कल ही आपने देखा होगा प्रधानमंत्री वहां बैठे थे, एमके स्टालिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कहते हैं आप हम पर हिंदी मत थोपिए। कई राज्यों का कहना है कि जीएसटी पर जो मीटिंग्स होती हैं वो बड़े वन साइडेड होती है, सबको साथ लेकर जो काम करना चाहिए वो नहीं होता है। आप कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, क्या वाकई वो जमीन पर हो रहा है? क्योंकि जो इमेज आती है बुलडोजर की जब आती है तो कहां है सबका विश्वास? देखिए यही है, देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस आई थिंक बिटवीन स्लोगन्स। कई अच्छे स्लोगन है और कुछ अच्छा काम जरूर हुआ है। आवास योजना लीजिए, स्वच्छ भारत लीजिए, उज्ज्वला योजना लीजिए, आयुष्मान भारत लीजिए, दीज आर ऑल पॉजिटिव स्कीम्स।
where government should be given credit. बट हर बार जब हम क्रेडिट भी देते हैं उसके साथ हमने डेबिट कॉलम की तरफ भी देखना चाहिए, हमने अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ देखना चाहिए, हमने देखना चाहिए कि कहीं ना कहीं क्या हमारे स्मॉल और माइक्रो इंडस्ट्रीज को कितना नुकसान पिछले सालों में पहुंचा है, बोथ डिमोनेटाइजेशन एंड जीएसटी. सो आई थिंक द बिगेस्ट थिंग ऑफ द लास्ट 8 years is we are today in a sense more economically, politically and socially divided than ever before. ये मुझे लगता है एक विभाजित हुआ है और हर मामले पे एक डिबेट होता है और कंसेंसस हम नहीं, हमारे राज्य में कंसेंसस. और एक लास्ट बात, जो संस्थाओं की बात थी, आज ही आप देखिए हर दिन आपको कहीं ना कहीं मिलेगा कि किसी एक विपक्ष के नेता के खिलाफ कोई कार्रवाई शुरू हुई है. सो देयर इज अ मिसट्रस्ट, एक विश्वास का अभाव है और हर व्यक्ति कहता है ये वेंडेटा चल रहा है. तो जब तक आप केंद्रों, देखिए आप बार बार, और शुभ भाई ने बात की मुझे लगता है राज्यों की, आप आज बीजेपी इज अ डोमिनेंट फोर्स इन दिल्ली, बट ऐसी कई राज्य हैं जहां विपक्ष के भी है. अब उनके साथ अगर आप एक तरह से भेदभाव करेंगे तो कैसे आप इंडिया विल ग्रो नॉट व्हेन दिल्ली ग्रोज, इंडिया विल ग्रो व्हेन स्टेट कैपिटल्स ग्रो, व्हेन स्टेट्स ग्रो. और एक विश्वास के अभाव की वजह से दैट इज नॉट हैपनिंग इन माय व्यू एंड दैट इज अ बिग वरी. कई राज्यों में, आज केरल से खबर आई है और ये आखिरी पॉइंट, कि वो सैलरी और पेंशन नहीं दे पा रहे हैं. Many states in this country are in debt today because they are all in this populist competition. I'm not blaming the Modi government for that, but I think we need to find ways in which state and center can work. Thank you, Rajdi, for giving us so many points to ponder. Rahul ji, I'll move to you. Rahul ji, आगे का रास्ता क्या होना चाहिए अगर आपको सुझाव देना हो अगले 2 बरस में, सरकार के लिहाज से, देश के लिहाज से? सौरभ, देखिए, एक परेशानी है कि आज आप जो भी रास्ता सुझाएंगे, अगर आप इकोनॉमी और पॉलिसी का रास्ता सोचते हैं, तो एक मनमोहन सिंह सरकार के साथ सरकार जब 2013 में चुनाव के लिए तैयार हो रही थी, तब एक बहुत बड़े नेता ने सरकार में कहा था कि हमने शिक्षा का हक, अन्न का हक, तमाम हक दिए, लेकिन स्कीमें चुनाव नहीं जिताती. और स्कीमों को चुनाव जिताने के लिए और कुछ, यानी प्लस का एलिमेंट चाहिए होता है. और आज के हाल में अगर मैं कहूं कि 50 स्कीमें हैं, डिसइन्वेस्टमेंट फेल हो रहा है, ये तमाम चीजें हैं. अब अगर सरकार का मेजर देखिए कि जो फ्री अनाज बंटता था वो सितंबर तक चालू रखा गया है. सितंबर के टाइम में आपके पास परेशानी ये होगी कि अक्टूबर नवंबर में तैयारी हो रही गुजरात हिमाचल के चुनाव की, तो उस समय अगर फ्री अनाज की योजना खींची तो आपके चुनाव में गड़बड़ी हो सकती है. तो आप गुजरात के चुनाव के बाद शायद तक उसको खींच देंगे, तो यानी तब आ जाएगा 2024 का चुनाव, तो आई नहीं 2024 तक ये स्कीम चलने वाली है. तो आपकी पॉलिसी पॉलिटिक्स से डिक्टेट हो रही है. दूसरा, आज एक ऐसा विषम विषय, देखिए, हम इस पूरी डिबेट में एक बात नहीं समझ रहे हैं कि 2 परिस्थितियां लगातार बैक टू बैक ऐसी हुई हैं जो कि अनप्रेसिडेंटेड है. एक हुआ है पैंडेमिक. ये पैंडेमिक ने नख से नूपुर तक, अर्श से फर्श तक सारी इकोनॉमीज को तबाह कर दिया है. और उस परिप्रेक्ष्य में कोई पॉलिसी का सक्सीड होना उस पीरियड में बड़ा मुश्किल था. रिलीफ एंड सेकेंड रिकवरी, दीज वर द 2 एलिमेंट्स जिन पे काम हो रहा था. उसके ठीक बाद में जब थोड़ी सी एक ग्रीन शूट्स दिख रहे थे रिकवरी के, उसी के बाद ये यूक्रेन रशिया वॉर आती है, जिसके कारण एक रिकैलिब्रेशन हो रहा है. मल्टीपल शॉर्टेजेस हैं. ब्राजील तेल महंगा हुआ है, कच्चा तेल. ब्राजील अपने गन्ने को, चीनी को इथेनॉल के लिए डाल रहा है. चीनी का बाजार में दाम बढ़ रहा है, बाजार में, ग्लोबल बाजार में. उसके कारण हिंदुस्तान डर जाता है कि साहब महंगे बाजार में दाम होने के कारण इंडिया से एक्सपोर्ट होकर चीनी बाहर चली जाएगी. पिराई का सीजन जो है वो अक्टूबर नवंबर में शुरू होगा. यहां किल्लत हुई तो दाम बढ़ जाएगा, तो नुकसान हो सकता है. तो यानी आपकी इकोनॉमी के अंदर, या जो पूरी ड्राइव है इकोनॉमी की, वो सिर्फ हिंदुस्तान से ड्राइव नहीं हो रही है. हिंदुस्तान में आज की तारीख में इकोनॉमी जो है इस पीरियड में वो एक्सटर्नल फैक्टर्स से ज्यादा गवर्न हो रही है. सरकार एडजस्टमेंट्स, रीएडजस्टमेंट्स और तमाम चीजें कर रही है. आप गेहूं देखिए, इस देश में गेहूं की कोई किल्लत नहीं है साहब. हमारे पास ऐसा स्टॉक है कि हम जनता को बिठा के खिला सकते हैं. लेकिन परेशानी यह है कि तमाम ऐसी कंपनियां इस दुनिया में आज की तारीख में है जो कि हिंदुस्तान में अगर अनाज का दाम कम है, ग्लोबल ज्यादा है, यूक्रेन और रशिया जो सबसे बड़े एक्सपोर्टर्स हैं, अगर वो अनाज नहीं भेज पा रहे हैं, तो क्या होगा कि दिल्ली से, हिंदुस्तान से अनाज उठा करके अफ्रीका और तमाम देशों में ऐसे लोकेशन है जहां अनाज पटक दिया जाएगा, और दाम जब बढ़ेंगे तो उनको हिंदुस्तान को महंगा अनाज खरीदना पड़ेगा. बेसिकली क्या हो रहा है सौरभ, फर्टिलाइजर का दाम देखिए, मिनरल्स का दाम देखिए, जो सरकार पॉलिसी अनाउंस कर रही है कि तेल के दामों में कटौती,
वो सब इसलिए हो रहा है कि उसकी ट्वीकिंग, तो पॉलिसी की सलाह देना आज की तारीख में सौरभ बहुत खतरनाक होगा, क्योंकि कोई भी सरकार किसी पॉलिसी स्ट्रीमलाइन सिस्टम को फॉलो नहीं कर सकती, क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर बहुत है। हाँ, जो सौरभ, जो आइडियोलॉजी एंड इलेक्शन ड्रिवन पॉलिटिक्स है, उसके पिटफॉल्स है सौरभ। उसके पिटफॉल्स ये होते हैं कि एक तो उसके कारण ऑब्फिस्केशन होता है फैक्ट्स का, यानी एक स्मोक स्क्रीन क्रिएट हो जाती है, आदमी ध्यान कहीं और देता है, जटिल इशू परम जो इंपॉर्टेंट है वो कुछ और हुआ करते हैं। उसका जो रिजल्टेंट पोलराइजेशन होता है वो एक मैंडेट आपके फेवर में या किसी सरकार या पार्टी के फेवर में तैयार तो कर देता है, मगर वो ट्रू डेमोक्रेटिक मैंडेट नहीं होता, क्योंकि वो रियल पॉलिटिक्स के इशू पे नहीं आया है सौरभ। और इस कारण से जो अभी अगर आप देख रहे हैं यूपी और तमाम राज्यों के चुनाव के बाद, अगर बीजेपी ने ये फोकस बनाया है कि गरीबों तक अपनी स्कीम्स पहुंचाएं और उसके अलावा एक पोलराइजेशन की कढ़ाई जो है सिगड़ी वो हमेशा सुलगाए रखें, ये जो डिसरप्शन और डिवीजन की जो पॉलिटिक्स है, जिसमें स्टेट्स वर्सेस बीजे सेंटर है, जिसमें हिंदू वर्सेस मुस्लिम है, ये सारे एलिमेंट जो हैं ये एक इशारा जरूर करते हैं कि आपकी आइडियोलॉजी बढ़ जाएगी, आप सत्ता में भी आ जाएंगे, लेकिन द एंड रिजल्ट इज व्हाट विल यू हैव इन योर हैंड्स आफ्टर 24। आने वाले समय में आपके हाथ में एक बहुत ही विभाजित और बहुत ही डिस्टर्ब्ड एटमॉस्फेयर होगा, जो कि किसी भी पॉलिसी की सक्सेस, किसी भी नेता की सक्सेस के लिए एक बैड नेम हो सकता है। तो कहीं ना कहीं सरकार को रियल पॉलिटिक्स के इश्यूज पे दोबारा अपने आप को लौटा के अपने मैंडेट को, अपने डिसरप्शनिस्ट टेंडेंसी को थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, क्योंकि इवेंचुअली ये डिसरप्शंस जो हैं वो लॉन्ग टर्म डेमोक्रेटिक वैल्यूज के सस्टेनेंस के लिए बहुत अच्छे नहीं है। थैंक यू राहुल जी। पूजा, योर टर्न। व्हाट शुड बी द वे फॉरवर्ड, स्पेशली टू करेक्ट द इकोनॉमिक प्रोसेस? आपने बताया कि वोटर्स का कंपल्शन या चुनाव जीतने का कंपल्शन बहुत रहा। आपने ये भी कहा कि वेलफेयर स्कीम के लेवल पे अच्छा काम हुआ, डिजिटलाइजेशन के लेवल पे आगे इम्पैक्ट दिखेगा, पर जो कोर इकॉनमी है, बेसिक इकॉनमी है, जो उसको दुरुस्त करने की बात है, जिससे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, एमएसएमईज या दूसरे सेक्टर्स में ज़्यादा इनपुट आए, ज़्यादा प्रोडक्शन हो, ज़्यादा मार्केट मिले, तो वो सब आपके हिसाब से अभी तक नहीं हो रहा है। दो बड़े डिसरप्शन, ब्लैक स्वान मोमेंट बताए गए, एक नोटबंदी जिसका अनप्रेसिडेंटेड असर रहा इकॉनमी के ऊपर, और दूसरा कोविड का लंबा लॉकडाउन, और उसके बाद फिर उसी में अगर आप जोड़ दें तो रूस और यूक्रेन की वजह से जो एक पूरी इंटरनेशनल क्राइसिस है, उसमें ऑयल है, वीट है, बहुत सारी चीज़ें हैं। क्या आगे रास्ता होना चाहिए इफ यू हैव टू सजेस्ट टू गवर्नमेंट? आई एम नोबडी टू सजेस्ट टू गवर्नमेंट। मैं ये बस कह सकती हूँ, डेमोक्रेसी नहीं, दिस इज आवर गवर्नमेंट, वी कैन सजेस्ट देम। गवर्नमेंट सब जानती है उनको क्या सही है क्या गलत है, उनके वहाँ पे इतनी रिपोर्ट्स रखी हैं इतनी सालों की, इतने इकोनॉमिक एडवाइजर्स हैं उनके पास। जब तक वोटर्स सरकारों को इकोनॉमिक मैटर्स पे वोट आउट नहीं करेंगे तब तक कोई सजेशन, हम नागरिकों को जागरूक कर दें, तब तक कोई सजेशन देने का फायदा नहीं है, क्योंकि सरकार के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है सही डिसीजन लेने का। तो इकोनॉमिक एजेंडा, जैसे मैंने कहा, राहुल ने भी कहा कि उनकी जो है आइडियोलॉजी ऊपर आती है, इकोनॉमिक एजेंडा ऊपर नहीं है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि इनकी इकोनॉमिक आइडियोलॉजी क्या है, यही अगर पता चल जाए तो कोई सजेशन दिया जा सकता है। आप कह रही हैं जो कि क्लैरिटी नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है। जो कि स्वदेशी जागरण मंच की इकोनॉमिक आइडियोलॉजी है वो बिल्कुल लेफ्ट पार्टीज की आइडियोलॉजी है। जो सीताराम येचुरी कहते हैं वही बात एकदम जो है स्वदेशी जागरण मंच भी कहती है। सीताराम येचुरी कहते हैं कि एमएसपी नहीं मिल रहा है, फार्मर्स को प्राइवेट ट्रेडर्स खरीद रहे हैं उनसे, तो सरकार फटाफट उनकी बात सुन के, क्योंकि स्वदेशी जागरण मंच भी वही कहती है, तो वो फार्मर्स को फ़ायदा नहीं उठाने देते। और इंटरनेशनल बढ़ी हुई कीमतों का फूड ग्रेन्स का, मुझे नहीं लगता कि इतने एडहॉक, इतने नीजर्क रिएक्शंस कि आप एक्सपोर्ट्स ही कम्प्लीटली बैन कर दें, ये कोई भी इतनी बड़ी इकॉनमी को, मैच्योर इकॉनमी को चलाने का तरीका है। ये सिर्फ जो है पॉलिटिक्स है। और बहुत सी बातें कही गई मेरे से पहले स्टेट्स वर्सेस सेंटर के बीच में, तो ये फैक्ट्स देना ज़रूरी है कि जो उत्तर प्रदेश की सरकार है योगी आदित्यनाथ की, उनके अंडर 5 साल के अंदर जो उनका स्टेट का जीडीपी रहा है वो अखिलेश सरकार की ग्रोथ रेट से कम रहा है। तो अगर सिर्फ स्टेट्स और सेंटर की बात होती है, जो मध्य प्रदेश है और बाकी बीजेपी गवर्न स्टेट्स हैं, इज इट बिकॉज ऑफ द बैड इकोनॉमिक पॉलिसीज और बिकॉज ऑफ द कोविड लॉकडाउन, और जिसकी वजह से 1-1.5 साल इकोनॉमिक एक्टिविटीज
इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, बट कोई भी सरकार आज तक इंडिया में ऐसी नहीं आई है जिनके टेन्योर के अंदर कोई ना कोई इंटरनेशनल ग्लोबल एक्सटर्नल शॉक ना आ रहा हो। कभी 1970s के अंदर भी एक्सटर्नल शॉक्स रहे हैं, मनमोहन सिंह सरकार के टाइम पे ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस रहा था। आप कोई भी सरकार ये नहीं कह सकती है कि हमारे को एक्सटर्नल शॉक ना मिलेगा सिर्फ तभी हम सही डिसीजन लेंगे। तो एक्सटर्नल शॉक हमेशा रहेंगे, हर साल हर प्राइम मिनिस्टर के लिए रहेंगे। आप जब शॉक नहीं है, शॉक तो आपका 8वें साल में 7वें साल में जाके आया। आपने पिछले सालों में जो किया, अगर आपने वो सही किया होता तो कोविड के पहले वाला जो साल था 2019, आपकी जीडीपी ग्रोथ 3.5% थी सिर्फ। जब मनमोहन सिंह सरकार, जिसके हमने इतनी ज़्यादा आलोचना की है क्योंकि उनके अंदर इकोनॉमिक मैनेजमेंट, जबकि मनमोहन सिंह एक इकोनॉमिस्ट हैं, उतनी अच्छी नहीं थी। जब उन्होंने चार्ज हैंड ओवर किया था 2014 में इस सरकार को, तब जो है 4.5% जीडीपी ग्रोथ थी। उस टाइम पे भी टेपर टैंट्रम का इंटरनेशनल क्राइसिस चल रहा था, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस का इम्पैक्ट चल रहा था। एक्सटर्नल क्राइसिस होने के, शॉक होने के बावजूद जो उन्होंने आपको हैंड ओवर की थी इकॉनमी, आज अगर आप कंपेयर करें, चाहे रुपये को लें, जीडीपी ग्रोथ को लें, फिजिकल डेफिसिट को लें, एक्सपोर्ट्स एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी लें, आप जो भी लें, इवन इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ लें, उस टाइम पे सरकार ज़्यादा अच्छी, उस टाइम पे इकॉनमी ज़्यादा अच्छी चल रही थी, जबकि हमको उस टाइम पे लगता था ये इन्होंने क्या कर दिया, कितना बिगाड़ दिया। पर वो जो है आज, उससे भी कोविड से पहले के जो साल है आपका, उससे भी खराब हो चुका था। आज के डेट में आपका कौन सा सेक्टर अच्छा चल रहा है? डू यू हैव अ सिंगल वर्ल्ड बीटिंग सेक्टर इन इंडिया टुडे? ऑटो सेक्टर, आईटी सेक्टर, आप गारमेंट्स ले लीजिए, कोई भी एक ऐसा सेक्टर है जिसको आप कह सकते हैं कि इंडिया पूरे इंटरनेशनल इकोनॉमी में जो है उनको बीट कर रहा है। बांग्लादेश जैसा छोटा कंट्री जो है वो इतना आगे आपसे निकल गया है, आप उनको नहीं बीट कर पा रहे हैं एक्सपोर्ट कंपेयर। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये सुरजीत भल्ला की जो रिपोर्ट है जो सरकार की तरफ से उन्होंने निकाली है वो कह रही है। तो मेरा मानना ये है कि सजेशन सरकार के पास सब रखे हुए हैं, उनको मालूम है क्या करना है, लेकिन उन्होंने एक भी एक्सपेंडिचर रिफॉर्म, डायरेक्शन एंड प्रायोरिटी, मैं नहीं कहूँगी कि विल नहीं है, मैं कहूँगी डायरेक्शन एंड प्रायोरिटी नहीं है। जैसे राहुल ने कहा कि उनकी आइडियोलॉजी इकोनॉमी की है नहीं, उन्होंने कभी सोचा नहीं हमारी इकोनॉमिक आइडियोलॉजी क्या होनी चाहिए, क्योंकि उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, वो उसी पे ही ध्यान देते हैं। और इसमें कुछ गलत भी नहीं है, क्योंकि मेरे ख्याल से वोटर उनको उसके लिए कभी जो है पनिश नहीं करते हैं, तो फिर वोटर उनको सही सही बता रहा है क्या चाहते हैं उनसे, तो वो वही कर रहे हैं। शुभ सर, पूजा जब बोलती है बहुत सीरियसली, बहुत अच्छे आर्ग तर्क प्रस्तुत करते हैं। दैट इज़ ऑलवेज वेरी डिफिकल्ट टू नेगेट। मैं राजदीप जो बता रहे थे, जो कंसेंसस वाला चीज़, वहाँ से मैं शुरू करता हूँ कि बेसिकली हम कह रहे हैं कि कंसेंसस चाहिए, लेकिन मुझे आई एम नॉट वेरी कन्विंस्ड कि शायद ये एक बहुत बड़ा झमेला या बहुत बड़ा इश्यू बन के वोटर्स के सामने आया है। क्यों? एक अगर कोई भी भारत जैसे देश में, डेमोक्रेसी में, अगर किसी राज्य, किसी सरकार को पॉलिसीज़ करना हो, सबसे सबको खुश करने वाली पॉलिसी नहीं हो सकती है। इनफैक्ट आप कह सकते हैं बहुत बड़ी मोदी सरकार ने इस चीज़ को जानते हुए भी पीछे हट गए हैं। जैसे लैंड रिफॉर्म, द एग्रीकल्चरल रिफॉर्म ज़रूरत था, और मैं यहाँ पे डिफर विद पूजा कि ये अगर पॉलिसीज़ नहीं सोचे होते तो ये पॉलिसीज़ नहीं लाते। एग्रीकल्चरल पॉलिसीज़, लैंड रिफॉर्म पॉलिसीज़, ये अच्छे पॉलिसीज़ थे, लेकिन वही कि जनता में के कुछ संख्यक लोगों को जब लगता है कि ये सही नहीं है, तो सरकार के पीछे हटने से अनपॉपुलर पॉलिसीज़ पीछे तो हट जाते हैं, लेकिन वो देश के लिए अच्छा नहीं है। दवाई हमेशा मीठा नहीं हो सकता है। इसीलिए कंसेंसस वाली ये जो बात है कि हम कंसेंसस से ही पॉलिसीज़ बनाएंगे, यही मनमोहन सिंह सरकार का बहुत बड़ा वीकनेस रहा। कंसेंसस से पॉलिसीज़ भारत जैसे देश में नहीं बन सकता है। मेरे पास एक भी सबूत पिछले इतने सालों में, एक्सेप्टिंग फॉरेन पॉलिसी में, वॉर के टाइम में जब पॉलिसी बना है, उसके सिवा किसी का कोई भी ऐसा उदाहरण मेरे सामने नहीं है जहाँ पे पूरे देश में सभी लोगों ने कहा एक वाक्य में कि जी हाँ ये कीजिए। इसीलिए इस चीज़ पर मुझे संदेह है। इसलिए मैं नहीं मानता हूँ कि जब सरकार ने कुछ चीज़ें सही, कुछ चीज़ किए हैं, उस पर कंसेंसस नहीं हुआ है, इसके वजह से प्रॉब्लम हुआ है। प्रॉब्लम अगर होता तो वोटर्स ज़रूर उस पर फिर से सरकार को अपना कॉन्फिडेंस वापस नहीं देते। दूसरी बात यह है कि अर्थव्यवस्था पे के ऊपर सिर्फ सरकार नहीं चल सकता है, क्योंकि डेमोक्रेसी में राजनीति और अर्थनीति
दोनों एक दूसरे से बहुत बंधा हुआ है। और इसीलिए जब राजनीति ना करके मैं सिर्फ अर्थनीति को देखूंगा, अर्थव्यवस्था को देखूंगा, ये तर्क अर्थशास्त्रियों के लिए अच्छा है, लेकिन राजनीति के लिए यह असंभव है। उसको कॉस्ट और बेनिफिट देखना ही पड़ेगा। डिमोनेटाइजेशन सही नहीं निकला, लेकिन उस वक्त वो कॉस्ट बेनिफिट का एक आंकलन किया गया था और उसमें उनको लगा था कि ये सही उतरेगा, सही नहीं उतरा। जीएसटी में अभी भी बहुत सारे राजनीतिक समीकरण सही नहीं है, लेकिन क्या वो सही नहीं है? वो आर्थिक हिसाब से वो एक सही स्टेप्स है, कदम है, चलना पड़ेगा। इसीलिए आर्थिक व्यवस्था और राजनीतिक अवस्था को अलग करके चलाने की सोच मुझे लगता है अपने आप में ही गलत है। वो नहीं हो सकता है भारत जैसे देश में, नहीं तो फिर आप डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर आप चला ही नहीं सकते हैं। उसके अंदर में क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या उस पॉसिबिलिटीज़ को मोदी सरकार ने पूरी तरीके से इस्तेमाल किए हैं? मुझे लगता है काफ़ी हद तक इस्तेमाल किए हैं बहुत सारे क्षेत्रों में। किन चीज़ों में? जहाँ पे लोगों को एसेट देने वाली चीज़ें हैं, यानी कि जैसे राजदीप बता रहे थे, गैस सप्लाई, आयुष्मान भारत, यहाँ पे सिंचाई, स्वच्छ भारत अभियान, इन सारी चीज़ों में जहाँ पे एसेट बिल्डिंग है, प्रधानमंत्री आवास योजना, एसेट जहाँ पे बनाने की बात है, वहाँ पे ये सरकार खरा उतरा है। जहाँ पर सरकार को इनकम देने की बात है कि आप आगे चलकर इनकम का क्षेत्र यानी कि एम्प्लॉयमेंट का सृजन कीजिए, वहाँ पे बात ज़्यादा मुश्किल हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे जिस चीज़ का मैंने सबसे पहले जिक्र किया था कि 3 रिफॉर्म का बहुत ज़रूरी है, लैंड में, लेबर में और कैपिटल में। इन तीनों रिफॉर्म का क्षेत्र भारत में अभी भी संपूर्ण तक लोगों में अभी भी इस पर पूरी तरह से यूनिटी नहीं है। और ये यूनिटी ना होने की वजह से लैंड में आपने देखा है कि क्या हुआ। लेबर रिफॉर्म में अभी भी ज़्यादातर स्टेट हाँ करने के बावजूद भी अभी भी उन्होंने एक्ट्स बदले हैं, लेकिन उनके जो रूल्स बनाने हैं कि जिसके तहत लेबर को ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिले, एंटरप्रेन्योर्स को ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिले, वो नहीं मिलता है। हम टेक्सटाइल की बात कर रहे हैं, हमारे देश में 2.5 मिलियन टेक्सटाइल यूनिट्स हैं, जिनमें औसतन लोगों के एम्प्लॉयमेंट कितने? 1, यानी कि 1 एम्प्लॉयर और 1 एम्प्लॉय। ये क्यों है? क्योंकि हमारे यहाँ पे जैसे ही वो एम्प्लॉयमेंट जैसे ही वो यूनिट बढ़ के 100 के आसपास में पहुँच जाएंगे तो 15 रिस्ट्रिक्शंस लग जाएंगे उनके ऊपर। उस पाबंदी के असर में टेक्सटाइल यूनिट का डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, SEZ, स्मॉल स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, सच में ज़रूरत था इस देश के लिए, लेकिन लोगों ने इसमें नेचुरली बहुत सारी जगह पे इस पर बहुत सारे आपत्ति हुए और मनमोहन सिंह सरकार पीछे हटे। और वो जो 2007 में उन्होंने वो जो अपॉर्चुनिटी गंवाया, उसके वजह से हमारे मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में आज भी हमें बेनिफिट का कोई क्षेत्र हमें नहीं मिला है। क्यों? क्योंकि आप ये नहीं कह सकते कि मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र होगा लेकिन वहाँ पे किसी की ज़मीन नहीं जाएगी, लेबर के ऊपर पाबंदियाँ नहीं आएंगी, कैपिटल लाने के लिए एक्स्ट्रॉर्डिनरी स्टेप्स नहीं लेंगे, फिर आप कैसे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाएंगे? बन ही नहीं सकता है। तो बनने के लिए कुछ ना कुछ आपको एफर्ट देना ही पड़ेगा। उस एफर्ट को लेके, और उसमें लोगों को आपत्ति होगी कुछ ना कुछ को, और उस आपत्ति में वही कंसेंसस वाली बात आ जाती है कि कंसेंसस नहीं है तो हम नहीं करेंगे। तो नहीं करेंगे तो रिजल्ट सामने है कि कोई भी SEZ नहीं बना, और जब SEZ नहीं बना तो वो SEZ कौन से बने? जो टैक्स सेविंग SEZ बने, जो असल में एक्चुअली कोई बेनिफिट की चीज़ें नहीं है। और हमारे उसमें से कोई भी मैन्युफैक्चरिंग नहीं हुआ। हम आज भी मैन्युफैक्चरिंग के लिए हम ढूंढ रहे हैं कि कौन सा हमारे लिए एक सही मैन्युफैक्चरिंग का दायरा बनेगा, कि हम PLI देना है वगैरह देना है। लेकिन बात फिर भी जब भी एंटरप्रेन्योर्स से बात होती है, एंटरप्रेन्योर्स फिर से वही बात करते हैं कि भाई साहब आप हमें एश्योर्ड पावर देंगे, एश्योर्ड लैंड देंगे, लेबर सप्लाई में संतुलनता रहेगा? जी नहीं। कुछ जगह पे जहाँ पे रहता है वहीं पे उसी स्टेट में फिर जाके बन जाता है। एक इंटरेस्टिंग सा आंकड़ा है जी, ये महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटका, गुजरात और इन चारों स्टेट, सिर्फ इन चारों स्टेट का अगर आप GSDP अगर लें तो वो भारत का 80% GSDP है। हम जब इनइक्वालिटी की बात करते हैं, इंटर स्टेट इनइक्वालिटी कितना बढ़ गया और क्यों बढ़ गया है? क्योंकि इन्हीं सारे चारों स्टेट
जिनके राजनीतिज्ञ समझकर इंडस्ट्री को बुलावा देकर लाए हैं, और इसी वजह से सारे देश के जितने सारे जनता है ट्रेन्स भर के वहीं पे जाते हैं। डाउनवर्ड वापस जाने वाले ट्रेन खाली रहते हैं, सिर्फ छुट्टियों के टाइम में जाते हैं, बाकी सारा टाइम से शहर से उन भारत के सारे जगहों से माइग्रेशन का स्टोरी हमें वही दिखाया कि इन्हीं चारों स्टेटों से लोग निकले। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने एसिमेट्रिक डेवलपमेंट करवाया, और इन चारों स्टेट के जो राजनीतिक बने, जो लीडर्स बने, उन्होंने मान लिया कि हमें डिफिकल्ट डिसीजंस लेने पड़ेंगे, कंसेंसस से रास्ते से नहीं चलेंगे। मैं चारों स्टेट के लीडर्स जो जो इकोनॉमिक पॉलिसीज थे वो आपको गिना सकता हूं, उन सब में कंसेंसस का दूर दूर तक नाम नहीं, और इसीलिए ही उन स्टेट्स में डेवलपमेंट आया है। और बाकी स्टेट में जहां पे बात चली कि नहीं सबकी सबकी बात सुनी जाएगी और इधर होगा उधर होगा उधर होगा, तो ले देकर बात वही हुई। शुभमोय, आप जो कह रहे थे पूजा ना इत्तेफाकी में सर हिला रही थी, जी बोलिए। मैं ये कहना चाहती थी कि मुझे नहीं लगता हम लोग डिसएग्री कर रहे हैं, क्योंकि मैं भी यही कह रही हूँ कि सरकार को मालूम है क्या करना है। वो लेबर लॉज प्रपोज करती है, लैंड लॉज प्रपोज करती है, फार्म के एकदम सही ये गोल है कि इनकम डबल करना है, ना कि एमएसपी, और उसको सपोर्ट करने के लिए फार्म लॉ भी लेके आती है। लेकिन फिर होता एकदम उल्टा ही है, आप एमएसपी बढ़ा के तो फार्मर्स की इनकम नहीं डबल कर सकते। की सरकार कहा, आपने लैंड बिल वापस ले लिया, उन्होंने प्रदर्शन किया, आपको लगा पॉलिटिकली नुकसान होगा तो आपने एग्रीकल्चर बहुत खतरनाक चीज है। आपका इकोनॉमिक एजेंडा और आइडियोलॉजी के अंदर जो है कन्विक्शन नहीं है, होता है वहां पे चलता है, वहां पे फिर पॉलिसी बनेगा। आपका कन्विक्शन नहीं है। और बहुत सी चीजें हैं जिसमें पॉलिटिकल चीजों में कंसेंसस नहीं है, लेकिन फिर भी पॉलिटिकल एजेंडा आगे बढ़ता है। तो मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि जो मजबूती आप पॉलिटिकल एजेंडा में दिखाते हैं वही मजबूती इकोनॉमिक एजेंडा में क्यों नहीं दिखाते? क्योंकि आपके प्रायोरिटी नहीं है, क्योंकि वोटर के लिए मुझे लगता है प्रायोरिटी नहीं है कि और ये इससे सबसे बड़े इस बात से ये पता चलता है कि अगर आपको सितंबर में भी वोट, आपको इस बात पे वोट मिल जाएगा, या इस बात से आपका वोट घट सकता है कि आपको सिर्फ कुछ किलो राइस और वीट मिलेगा, मतलब वोटर का एक्सपेक्टेशन कितना कम है कि आप थोड़ा सा उनको फूड ग्रेन दे। हाँ, that is all that the voters expecting from you is a testimony, I think, of what we are discussing. जी शुभमोय, पूजा इज बिल्कुल राइट। एंड आप देखिए पिछले 20 साल में उन चीफ मिनिस्टर्स जिन्होंने डेवलपमेंट का नाम किए हैं इन चारों स्टेट के बजाय बाकी स्टेट्स में, वो सारी इलेक्शन हारे हैं। बुद्धदेव भट्टाचार्य, शीला दीक्षित, चंद्रबाबू नायडू, जिन्होंने भी डेवलपमेंट को अपना स्तंभ माना है, वो हारे हैं इन चारों स्टेट्स को छोड़ के। लेकिन इन चारों स्टेट्स में मोटा मोटी तक एक कंसेंसस, एक जिसे कहते हैं पावरफुल डिसीजंस लेने का इनका क्षमता रहा है। तो बात वही बनती है कि अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए डिफिकल्ट डिसीजंस लेने पड़ते हैं, और वो डिफिकल्ट डिसीजंस लेते वक्त अगर बात हो जाती है कि डिविसिव पॉलिटिक्स है, जैसे स्टेट्स और सेंटर्स, अभी बात हो रही है कि जीएसटी में हमें ये चाहिए वो चाहिए, ये ज़्यादा सुनने से ये सब चीज़ें काम आगे नहीं चलेगा। जैसे अगर जीएसटी में अगर रोल बैक होता है, कुछ स्टेट्स को अगर फिर से अपॉर्चुनिटी मिल जाता है, जैसे तमिलनाडु कह रहा है कि इंट्रा स्टेट टैक्सेशन में हमें फ्रीडम मिलनी चाहिए, वो काफ़ी रिग्रेसिव है। पेंशन की बात अभी रिग्रेसिव है वो, बिल्कुल, क्योंकि इंट्रास्टेट अगर टैक्सेशन तो बाकी स्टेट भी वही करेंगे, रोल बैक हो जाएगा। बिल्कुल, जैसे अभी रजदीप कह रहे थे सही कि बहुत सारे स्टेट्स में, केरला का जिक्र कर रहे थे कि पेंशन का प्रॉब्लम आ रहा है। बिल्कुल, मैंने अभी रिसेंटली लिखा है कि ज्यादातर स्टेट पेंशन देने का ही एक सिस्टम पेंशन हटाना भी एक रिफॉर्म था, और अभी यूपी इलेक्शन में भी वो एक बड़ा मुद्दा बन गया था। राजदीप जी, योर कंक्लूडिंग रिमार्क, यू वांटेड टू ऐड समथिंग। देखिए, ये जो है ना कि पॉलिटिक्स वर्सेस इकोनॉमिक्स, ये सरकार पॉलिटिक्स में अगर आप मार्क्स देते हैं, पॉलिटिक्स में अगर आप मार्क्स दें तो आप उनको फर्स्ट क्लास जरूर देंगे। हालांकि आजकल तो फर्स्ट क्लास लोगों को 95-100 भी मिलते हैं 100 में से, बट यू विल गिव देम वेरी गुड मार्क्स। अगर इकोनॉमिक्स में ले तो यू विल नॉट गिव देम फर्स्ट क्लास। और ये जो डिसजंक्शन है पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स में, इसकी वजह एक कि हमारी जो पॉलिटिक्स आज बनी है वो बड़ी पर्सनालिटी बेस्ड पॉलिटिक्स है। इंडिविजुअल को इससे डर का माहौल भी बन सकता है। उद्योगपति से आप बात करिए प्राइवेट में, वो आप कहेंगे सरकार ने कई अच्छी चीजें की है, लेकिन एक जो है जो वादा दे आर कि उनको मालूम नहीं कि अगली चीज क्या होगी। सो देयर इज अ फियर
बिकॉज यू डोंट नो कि ये जो बड़ा लीडर है, एक लीडर है, वो अगले दिन क्या निर्णय लेगा. सो अनसर्टेनिटी इज नॉट समथिंग दैट बिजनेस वांट्स. देयर इज स्टेबिलिटी टुडे इन द कंट्री, बट देयर इज अनसर्टेनिटी कि अगले दिन क्या होगा. अगले दिन पॉलिसी के लेवल पे, दूसरे दिन कुछ और हो सकता है. सो आई थिंक आपने पूछा ना, मैं छोटा आदमी हूं, मैं एडवाइस कौन देगा, मोदी जी और उनके पास कई लोग हैं. लेकिन यू हैव टू एंड ए अनसर्टेनिटी इन डिसीजन मेकिंग, एंड बी आपको अच्छा लगे बुरा. आई एग्री दैट यू कांट टेक डिसीजंस ऑल थ्रू कंसेंसस, बट यू हैव टू बिल्ड ट्रस्ट, विश्वास. लोगों में विश्वास पैदा करना है कि ये जो आप निर्णय ले रहे हैं वो लोगों के हित में. जैसे फार्म रिफॉर्म, जो हम सब मानते हैं कि वो कहीं ना कहीं किसानों के हित में थे, बट यू हैव टू कन्विंस देम, यू हैव टू वर्क विद पीपल. अगर आप हर निर्णय अपने पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से लोगे, जैसे राहुल जी और पूजा कह रही थी, या अपनी एक पॉलिटिकल स्ट्रेंथ दिखाने, मेरी ताकत है, मैं कुछ भी कर सकता हूं, मैं किसी भी संस्था पर अपना रुबाब दिखा सकता हूं, देन दैट इज डेंजरस. बिकॉज वी आर अ प्लोरल कंट्री, जहां हर व्यक्ति समझता है कि देखिए मेरी भी एक पहचान है. जब स्टालिन कहता है कि आप हिंदी हम पर थोप नहीं सकते हैं, या कोई और कहता है कि देखिए मैं सीए को एक्सेप्ट नहीं करूंगा, या पंजाब कहता है आपके जो किसान के जो रिफॉर्म्स है हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं. ये जो फ्रिक्शन पॉइंट्स हैं ये तभी कम होंगे जब आप विश्वास, मैं कंसेंसस नहीं कह रहा, बट विश्वास तो बढ़ाइए. जब तक आप विश्वास नहीं बढ़ाएंगे, जब तक हर ऑपोजिशन नेता को आज लगता है कि ईडी और सीबीआई का गैर इस्तेमाल करके हमको टारगेट किया जा रहा है, तो एक डर का माहौल बनता है. आज टैक्स के कई आपको छोटे उद्योगपति मिलेंगे, वो दुबई जा रहे हैं, वहां रेजिडेंट बन रहे. क्यों? क्योंकि उनको डर है टैक्स टेररिज्म हो रहा है. उनको भी अविश्वास का माहौल उनको लगता है. तो जब तक ये अविश्वास का माहौल आप कम नहीं करोगे, हिंदू मुस्लिम तो है ही, जिस तरह से रोज हेडलाइंस बनते हैं उससे भी अविश्वास का माहौल बनता है. अगर जमीनी हकीकत भी अलग है, लेकिन अविश्वास का बनता ही है ना. जब हर दिन कोई नया मुद्दा उठाओगे, एक दिन कोई मंदिर मस्जिद का उठाएगा, लाउड स्पीकर का उठाएगा, ये जो भी है, ये सब मैं नहीं कह रहा कि इट इज डायरेक्टेड बाय मोदी जी, लेकिन जो इको सिस्टम आ जाता है, जो सोशल मीडिया उसके बाहर जमीन पर होता है, उससे कहीं ना कहीं अविश्वास का माहौल बनता है. सो द लैक ऑफ ट्रस्ट. सबका साथ सबका विकास was the agenda 2014 to 19. I believe 2016 was a turning point. उसके बाद economy went down. But we can debate that. Many good schemes have come, as we have discussed. Ayushman Bharat, Ujjwala, all these are good schemes. सबका साथ सबका विकास. I don't believe that there was a Hindu-Muslim भेदभाव कि किसको आयुष्मान भारत मिलता है या किसको उज्ज्वला मिलती है. Everybody got it. Mr. Modi is right. But सबका विश्वास. Can we really say कि सबका विश्वास बढ़ा है? I don't think so. And राहुल श्रीवास्तव जी, राहुल जी, योर लास्ट रिमार्क. सौरभ, बहुत सारे पॉइंट जो आए, देखिए क्या है कि एक हम इकोनॉमिक्स को जब देखते हैं ना, तो हम इकोनॉमी को एक आइसोलेशन में देखते हैं और पॉलिटिक्स को एक अलग चेंबर में देखते हैं. देखिए साहब, ऐसा है, राजनीति चैरिटी नहीं है. यहां पे आदमी चुनाव जीतने के लिए पहले आया है, पॉलिसी बनाने के लिए बाद में आया है. कोई ऐसी पॉलिसी जो कि मुझे चुनाव हरवा दे, मैं ऐसा काम नहीं करूंगा. आज की तारीख में मैं देख रहा हूं कि फार्म बिल पे जो उसके नए समर्थक फार्म बिल वापस ले लिए जाने के बाद आए हैं, वो उस समय पे मुझे दिखाई नहीं दिए जब किसानों का प्रोटेस्ट चल रहा था. उनमें से किसी ने जाकर के किसान को समझाया नहीं ये तेरे हक में, ये तेरे फायदे में है. उस टाइम में उसको बरगलाने वाले ज्यादा थे. तो उस रिफॉर्म के समर्थक अब हुए जब वो रिफॉर्म वापस ले लिया गया. तो क्या है कि बहुत सारे लोगों से मेरी शिकायत है कि उनका काम उस समय पे सिर्फ बरगलाना था, किसी रिफॉर्म के बारे में समझाना नहीं था. अब रही रिफॉर्म की बात. रिफॉर्म इस देश में बहुत मुश्किल काम है सौरभ. मनमोहन सिंह, जो कि रिफॉर्म के गॉड माने जाते हैं इस देश में, वो अपने समय में जीएसटी नहीं लागू कर पाए. ये भी फैक्ट है कि अगर गैस प्राइसेस का मामला हो रहा था, वो तय. राहुल जी, who blocked GST during Manmohan Singh's time? राजदीप जी, एक सेकंड, राजदीप जी, let him conclude his remark first, please. So who blocked the farm bills? All the states blocked the farm bills. So in states, everybody is doing the same thing. So let's not go into who blocked it. That is again whataboutery. When you are in state, you do something. When you are in center, you do something else. Now let's look at gas pricing. The Manmohan Singh could not do it. Administrative price mechanism removal for petrol was carried out. Diesel could not be done. Saurabh, there is a problem with reforms in this country. The nation has to start thinking as from the grassroots upwards, what is good for me?
एंड इन ए लॉन्ग टर्म वो हमारी बहुत सारी वैल्यूज में रिफॉर्म फिट नहीं होता है। हम अपने छोटे दरमियानी गेन्स के लिए जब चले जाते हैं एज ए वोटर, तो नेता के लिए वो इंसेंटिव बन जाता है। तो हम अगर पिछले 8 साल को देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप देखिए नई प्रथा शुरू हुई है कि नहीं। मैं आपको बताता हूं, आंकड़ा देता हूं कि 2021 से देखिए 22 में 53 मंत्रालयों की 313 योजनाओं के तहत 6 लाख करोड़ का डीबीटी जनता तक डायरेक्ट पहुंचा। ये एक अच्छी प्रथा है, टेक्नोलॉजी का यूज हुआ। 9 मंत्रालयों की योजनाओं में लीकेज रुके। 2014 से 21 तक करीब 2.2 लाख करोड़ की लीकेज रुक गई है। ये अच्छी प्रथा है, तो ये अच्छा है, इसको ठीक है। इफ यू वांट टू ऐड समथिंग, लास्ट रिमार्क पूजा। मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि मुझे लगता है कि इकॉनमी को, हम इंडियन इकॉनमी की ये प्रॉब्लम रही है कि जैसे ही कोई एक्सटर्नल शॉक आता है तो सारा स्टेबिलिटी ऊपर नीचे हो जाती है और जो है हम वापस रिपेयर मोड में चले जाते हैं और जो लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस चाहिए वो जो पीछे के पीछे रह जाते हैं, क्योंकि बाकी जो पॉलिटिकल एजेंडा है वो सरकारों में बहुत सारे रीजन इसमें पॉलिटिकल कंपल्शन जो हम डिस्कस काफ़ी कर चुके हैं। तो ये कब तक इस मोड में इकॉनमी रह सकती है, उसकी अंडरलाइंग स्ट्रेंथ कब तक, ये रेजिलियंस रहेगी, लोगों के अंदर ये रेजिलियंस कब तक रहेगी, इस बात के लिए जो है मैं आई वरी फॉर दिस। इसमें मुझे एक पॉजिटिव पॉइंट ये बहुत ज़्यादा लगता है कि टेक्नोलॉजी का जो यूज़ है, डिजिटल पेमेंट्स का जो यूज़ है, उसमें बहुत हद तक जो है लोग सरकार से, पॉलिसी से थोड़ा इंसुलेट होते हैं, अपना ध्यान खुद रख सकते हैं, ये बात सही है। लेकिन फिर भी बहुत से कारण अभी भी ऐसे हैं जिसकी वजह से मेरे को चिंता है। मैं देखती हूँ बहुत सारे मल्टीनेशनल कंपनीज है वो भारत छोड़ के जा रहे हैं। हर कुछ दिन में एक नई कंपनी छोड़ के चली जाती है। जनरल मोटर्स चले गए, होलसम चले गए, चाहे उनके जो भी कारण रहे हों। और जैसे ही कोई ऑयल प्राइसेस बढ़ती हैं, इंटरनेशनल कीमतें बढ़ती हैं कच्चे तेल की, वैसे ही हमारी इकॉनमी हिलने लग जाती है। तो हमारे जो लॉन्ग टर्म गोल्स हैं, सब बच्चों को स्कूल मिले जिससे कि वो अच्छा पढ़ाई करें, लोगों की हेल्थ बेटर हो, चाहे आपने कितने भी आयुष्मान भारत वगैरह के जो आपके डेटा हैं वो बहुत अच्छे दिखते हैं, बट आउटकम ये होना चाहिए कि कितनी बीमारी कम हुई, जितना हमारा आउट ऑफ पॉकेट खर्चा है वो कितना कम हुआ ऑन एजुकेशन एंड हेल्थ, जो पब्लिक सर्विसेज हैं उसका क्वालिटी कितना बढ़ा, वो जो है सब कुछ अभी भी उतनी तरक्की नहीं हुई है जितनी हो सकती थी। उसको वापस एजेंडा में, पॉलिटिकल एजेंडा में मुझे लगता है लाने की जरूरत है। शुभमय, योर क्लोजिंग रिमार्क। सर, सब कुछ के बावजूद इस साल हमारा ग्रोथ रेट विल बी अराउंड 7.5-8। मतलब ये ऐसे नहीं होता है कि मतलब कुछ चीज़ें तो सही हो रही होंगी विद द फास्टेस्ट इन द वर्ल्ड। मुश्किल ये है कि अगला 2 साल अर्थव्यवस्था के लिए, ग्लोबल अर्थव्यवस्था के लिए काफ़ी टेंशन, काफ़ी झमेला का इलाका आएगा। और वो क्या आएगा वो हम लोग अभी भी उसका मुआयना कर रहे हैं। इस संदर्भ में राज्यों और केंद्र में जो टेंशन का जो माहौल तैयार हुआ है, ये हमारे लिए एक एब्सोल्युटली नया क्षेत्र है और इस पर मुझे चिंता है कि ये चीज़ जब हम लोग कुछ चीज़ सही कर रहे हैं, इस चीज़ चाहे उसका कौन सही कौन खराब, ये उसके चक्कर में सेंट्रल एजेंसीज का इस्तेमाल, राज्यों का सेंटर को ब्लेम करना, कन्फ्रंटेशन, बहुत सारे इश्यूज हैं, बहुत सारे। लेकिन ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय हमारे लिए, नया देश के लिए आ रहा है। और मुझे इस पर पूरे सारी चीज़ों पे के ऊपर ये मुझे सबसे बड़ा खतरा का कंसर्न लगता है। चलिए, नेता नगरी का ये सत्र यहीं पर समाप्त होता है। अगले सत्र में बात करेंगे सियासत की, अलग अलग राज्यों में राज्यसभा चुनाव को लेकर जो घमासान है उसकी। नेता नगरी के इस दूसरे सत्र में बात करेंगे राज्यसभा चुनाव को लेकर अलग अलग राज्यों में चल रही सियासत की। उत्तर प्रदेश, बिहार, दक्षिण भारत के कई राज्य, राजस्थान, सब जगह अटकलें हैं, अंदेशे हैं। इस बातचीत में हमारे साथ कई वरिष्ठ पत्रकार जुड़ेंगे। आइए एक एक करके आपका परिचय करवा देते हैं। पटना से हमारे साथ जुड़ेंगे इंडियन एक्सप्रेस अखबार से जुड़े हुए संतोष सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से नेता नगरी में। थैंक यू। इसके अलावा हमारे साथ जुड़ेंगे वरिष्ठ पत्रकार किंगसुक नाग साहब। बहुत बहुत स्वागत है आपका नेता नगरी में। थैंक यू जी। संतोष जी, बिहार से ही शुरू करते हैं। बड़ा यक्ष प्रश्न, कैबिनेट की मीटिंग का वीडियो दिखा के सोशल मीडिया पर लिखा जा रहा था कि क्या ये आरसीपी सिंह की आखिरी कैबिनेट मीटिंग साबित होगी। फिलवक्त पटना में क्या अटकलें हैं? हालांकि ये कैविएट है कि नीतीश के मन की बात सिर्फ नीतीश जानते हैं।
नहीं, आपने कैविएट तो बता ही दिया। कल मुलाकात हुई, इन्होंने समय मांगा था और साथ में जेडीयू के नेशनल प्रेसिडेंट साथ में ललन सिंह भी साथ में थे। लेकिन जहां तक मेरा इन्फॉर्मेशन है कि बहुत ज्यादा पॉजिटिव आउटकम उससे निकला नहीं है और अभी तक अब नीतीश कुमार के मन की बात कौन जाने, लेकिन अभी तक उनके नाम पर स्पष्ट संकेत हम लोगों के हमारे जो भी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है उस हिसाब से क्लैरिटी नहीं आ रही है। जिधर से बात कर रहे हैं तो ये क्लियर टर्म्स में कोई नहीं कह रहा है कि वो रीनोमिनेट हो रहे हैं और ज्यादा ही उनके अगेंस्ट में ये खबर आ रही है कि वो शायद नहीं भेजे जा सकते हैं। और उनकी बॉडी लैंग्वेज से भी अगर आप डेसिफर करें तो ये लग रहा था, कल शादी में गए, विजय चौधरी के यहाँ शादी थी तो साथ में नहीं गए, ये बाद में गए। और इधर आप जेडीयू के नेशनल प्रेसिडेंट ललन सिंह का बॉडी लैंग्वेज समझें तो उनकी लैंग्वेज से भी, बॉडी लैंग्वेज से ये नहीं पता चलता है कि आरसीपी सिंह जा रहे हैं। तो यू नेवर नो, अभी ये 31 तक का समय है, एक दिन में क्या हो सकता है, कुछ हो जाए। तो जैसा आप कहा कि नीतीश कुमार के बारे में गेस करना, लेकिन एज ऑफ नाउ अभी कुछ पुष्ट खबर उनके बारे में जाने की नहीं। देखिए संतोष जी, ये तो बिल्कुल सियासत में आखिरी वक्त तक क्या हो कोई नहीं जानता है ना, हुक्मरान जानते हैं, आला कमान जानता है। लेकिन अगर इतना लंबा खिंच रहा है तो एक निष्कर्ष तो बहुत आसानी से निकाला जा सकता है कि नीतीश कुमार और आरसीपी सिंह के बीच में सब कुछ ठीक नहीं। अगर सब कुछ ठीक होता तो ये अंदेशे, ये सोर्सेस के हवाले से चीजों को लीक करना, मन टटोलना, इन सब की जरूरत ही ना पड़ती। नहीं, ये बात तो स्पष्ट ही है कि सब कुछ ठीक नहीं है। उन्होंने कई मंच पर हाल में उन्होंने कहा कि नहीं, हमने तो बता करके राज्यसभा गया था, लेकिन जेडीयू के जो इनसाइड वर्जन ये है कि बीजेपी से कॉल आता है, वो अपना नाम प्रस्तावित करते हैं और तब नीतीश कुमार को बताते हैं कि ऐसा कॉल आया था, मैंने अपना नाम दे दिया है, अब मैं शपथ लेने के लिए जा रहा हूँ, शपथ ग्रहण करने के लिए जा रहा हूँ। उसके बाद नीतीश कुमार के लिए कोई स्थिति नहीं बचती है। और आप ये मत भूलिए कि जेडीयू में ऑब्वियसली दो कैंप हैं। अब एक ललन सिंह हैं जो कि इनके मतलब शुरुआत के दिनों से ही नीतीश कुमार से संघर्ष के दिनों में साथ में है, आरसीपी सिंह से तो बाद में उनका साथ रहा है। तो एक पार्टी के अंदर में जो पावर बैलेंस करना होता है वो भी नीतीश कुमार को करना पड़ रहा है। ये नीतीश कुमार के लिए उनका खुद का टफेस्ट पॉलिटिकल डिसीजन होगा अभी तक के पॉलिटिकल करियर का, क्योंकि वो उनको रिनोमिनेट करते हैं तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि तब जो गए थे इनकी इच्छा से गए थे। तो पार्टी के अंदर में उनको जो खुद स्पष्टीकरण देना होगा वो मुश्किल होगा। या एक धड़ा कह रहा है कि नहीं, ललन सिंह, ये आरसीपी सिंह 2010 से 17 तक संगठन में रहे और उनकी संगठन पर भी पकड़ है तो उनको अभी भी भेजा जा सकता है। और ललन सिंह की बात सुनने से क्या होगा, वो अपर कास्ट कंस्टिट्यूएंसी को कैटर करते हैं। तो बहुत तरह की बातें आ रही है, लेकिन इसके बाद भी हम लोग तलाशने की कोशिश करते हैं कि क्या हो रहा है। तो उस संदर्भ में मैंने कहा कि अभी उस हिसाब से जो निकल के आ रहा है वो आरसीपी सिंह की तरफ के लिए मुझे गुड न्यूज अभी तक नहीं आ रहा है, मैं ये बोल रहा हूं जी। एक व्यक्ति के नाम पर भी बहुत अटकलें लग रही हैं, मतलब कुछ दिनों में हो सकता है उनको गूगल भी किया जाए, मनीष वर्मा। हु इज मनीष वर्मा? हाँ, अटकलें नहीं है, ये हमारे सर्किल में एक बात है। देखिए, ये आईएएस अफसर रहे हैं और इन्होंने अर्ली 40s में इन्होंने वीआरएस ले लिया है और अभी नीतीश कुमार के परामर्शी हैं। और जब भी, अब ये भी नालंदा के हैं और उनके सजाती हैं, और जब भी नालंदा की कोई सभा होती है उस एरिया में जब भी नीतीश कुमार घूम रहे हैं तो सभी सभाओं में मनीष वर्मा देखे जाते हैं। तो इससे उनके पॉलिटिकल एम्बिशन और उनको एक तरह से कहीं ना कहीं पॉलिटिकल एश्योरेंस मिला है, ये दिख रहा है। दो नाम चल रहे हैं, जो कि आपने नाम की चर्चा छेड़ दी। एक इंजीनियर सुनील का नाम चल रहा है, एक मनीष वर्मा का नाम चल रहा है। दोनों ही नालंदा के हैं, दोनों एक ही जाति के हैं, आरसीपी सिंह की जाति के ही हैं। तो ये दो नाम चल रहे हैं, इन दोनों के अलावा कोई तीसरा नाम नहीं चल रहा है। तो निश्चित रूप से अब ब्यूरोक्रेट हैं तो ऑफ कोर्स मनीष वर्मा रेस में है। जेडीयू के ऑफिस तक अभी किसी का कागज नहीं पहुंचा हुआ है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जब तक अधिक से अधिक इंफॉर्मेशन वहां से गैदर करें। तो ये ठीक है, आपने कहा कि ये नाम चल रहा है, तो इनका सीवी ये है कि वो बेरडा में थे और नीतीश कुमार के करीबी माने जाते रहे हैं मनीष वर्मा। लेकिन उन्होंने अर्ली 40s में वीआरएस ले लिया, तो इसीलिए सबको आश्चर्य हुआ कि क्यों।
आरसीपी सिंह ने तो वीआरएस लिया था, तो करीब रिटायरमेंट के करीब लिया था, तब राज्यसभा भेजे गए थे। तो कोई न कोई जरूर इनको पॉलिटिकल एश्योरेंस मिला है। अगर अभी नहीं जाएंगे तो लोकसभा निश्चित रूप से लड़ेंगे। जी, बीजेपी और आरजेडी के खेमे में क्या चल रहा है? आरजेडी का तो स्पष्ट है। आरजेडी का आपने एक तरह से देखिए, उनका एमवाई है, मीसा को उन्होंने रिपीट कर दिया है। और मधुबनी एक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के ऑनर हैं फैयाज अहमद, और ये 2 बार के बीसीपी से विधायक रह चुके हैं, तो और पार्टी को संसाधन मुहैया करवा सकते हैं। तो ये इन दोनों का नाम तो आज नॉमिनेशन हो गया। और रही बात बीजेपी की, तो बीजेपी में अब स्टेट यूनिट क्या करती है कि बहुत सारे नाम दे देती है, किसी को डिस्प्लीज नहीं करती है, तो पत्रकारों को बहुत मुश्किल हो जाता है कि ये क्या बात हुई, इतने नाम तो हम भी जानते हैं जी। तो लेकिन इतने उन नामों में से जो 2-3 नाम ऊपर पे चल रहे हैं, एक तो जो इनकम्बेंट है सच्चिदानंद दुबे का भी चल रहा है, मिथिलेश तिवारी का चल रहा है, एक ब्राह्मण, एक ओबीसी, ये फार्मूला अभी है। और ओबीसी में प्रेम रंजन पटेल का नाम चल रहा है। तो अभी तक ये है, अनलेस की दिल्ली सरप्राइजेस। जी, अच्छा, एक आखिरी सवाल एंड देन विल मूव टू किंगशुक नाग जी। ये जब ये पूरी आरसीपी वाली खबर चली तो पिछले 1 हफ्ते से कि पटना में कुछ बड़ा होने वाला है, नीतीश ने अपने विधायकों को सम्मन कर लिया। उसके पहले भी बात चली थी जब धर्मेंद्र प्रधान अचानक से पहुंचे थे। प्रशांत किशोर वहां पर अपनी यात्रा के पहले की तैयारियां शुरू ही कर चुके हैं, और प्रशांत किशोर ने ललन टॉप को भी जो इंटरव्यू दिया उसमें तमाम नेताओं पर टिप्पणी की, और चिराग पासवान के लिए कहा कि नहीं, वो तो मेरा दोस्त है, मेरी उसको शुभकामनाएं हैं, और वो भी बिहार में सक्रिय हैं। तो इस बदले हुए पॉलिटिकल अरेंजमेंट पर किस तरह के रिएक्शंस आ रहे हैं? खासतौर पर इसको लेकर बहुत बात हो रही कि क्या नीतीश कंफर्टेबल हैं, क्योंकि कई नेताओं ने, अंदर खाने और ब्यूरोक्रेट्स ने भी कहा कि नहीं, इस बार वाले रिजीम में चूंकि विधायकों की संख्या कम है, बीजेपी का होल्ड या प्रेशर ज्यादा है, तो नीतीश अपने एलिमेंट में नहीं है। नहीं, एलिमेंट में नहीं रहते हुए भी उन्होंने सबसे बड़ा पासा खेला, वो कास्ट सेंसस का। मत भूलिए कि राष्ट्रपति चुनाव है, उपराष्ट्रपति चुनाव है, तो उनको लगा कि अब उनके पास जो बचा हुआ था सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक था, वो कास्ट सेंसस का था। कास्ट सेंसस का ये सर्वे कह लीजिए, वो था। उसमें ये था कि ठीक है, अब सारी पार्टियां इस पर यूनिनिमस रिजोल्यूशन हो चुका है, डेलीगेशन का पार्ट बीजेपी रही है, लेकिन उनका मकसद कहीं न कहीं सेंट्रल बीजेपी को एम्बेरस करना है, टॉप में खड़ा करना है। तो ये अभी मुझको नहीं लगता कि रीअलाइनमेंट की बात, वो 72 घंटे का, ये सब कई सुनी बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं। आरजेडी से बैकडोर कुछ बातचीत नहीं चल रही थी। ये नीतीश कुमार की पॉलिटिकल पोस्टरिंग का क्लाइमेक्स था। उनका साफ, एक तरह से अगर मतलब निकालना चाहिए, वो साफ कर रहे हैं कि जिस तरह से जैसा चल रहा है उसको भी चलने दिया जाए, और बार बार जो मेरी अथॉरिटी को क्वेश्चन किया जाए वो मत किया जाए कि कल को जाकर के हाजीपुर से वो डिनर और लंच डिप्लोमेसी होती है, फिर खबर हो किसी पोर्टल के द्वारा आता है कि ये नित्यानंद राय बन रहे हैं। थोड़ा विस्तार से बताइए, ये क्या है डिनर लंच डिप्लोमेसी, जो बिहार से बाहर के दर्शक हैं उनको भी जानकारी मिले। हाँ, बाहर के दर्शक, मैं ये कह रहा हूँ कि ये शुरुआत तो तब हुई थी जब वो मतलब कुंवर सिंह वाला फंक्शन हुआ था। उस फंक्शन में नित्यानंद राय जी ने आरा में उस जगदीशपुर को में वो किया था, और सभा में उनका मेंशन भी अमित शाह ने किया था। तो तब से एक सुगुआहट चली कि क्या बीजेपी के प्रोबेबल फेस हो सकते हैं नित्यानंद राय। लेकिन उनका जिस जाति समूह से आते हैं, यादव समूह से आते हैं, तो वही मामला अटक जाता है। और उसके बाद कि उन्होंने पोस्टरिंग क्या की कि उन्होंने एक 3 दिन का, हाजीपुर में उनका फार्म हाउस है गंगा नदी के किनारे, वहां उन्होंने 3 दिन का डिनर लंच रखा पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए, मंत्रियों के लिए, एमएलए के लिए, पत्रकारों के लिए। तो भिखू बाबू दलसानिया भी जो बिहार के संगठन प्रभारी हैं भाजपा के, वो भी गए, जो संजय जायसवाल हैं वो भी गए, सारे वरिष्ठ नेता, कुछ लोगों को छोड़ दें जैसे कुछ सुशील मोदी नहीं गए, संगठन मंत्री और प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे, सुशील मोदी नहीं पहुंचे, सुशील मोदी नहीं पहुंचे, और इस तरह से 1-2 सीनियर लीडर, गिरिराज सिंह नहीं पहुंचे, कुछ लोग नहीं पहुंचे। तो ये एक तरह से मैसेजिंग हो रही थी, गाय के पास खड़े होकर के फोटो खिंचाना, गाय दूते हुए फोटो खिंचाना। एक एमवाई वाली जो वो तस्वीर है, एक उस जाति समूह को कैटर करने वाली वो तस्वीर है, बीजेपी की भी जो गाय बछड़े वाली तस्वीर है वो भी तस्वीर मिला जुला के देने की। तो एक काफी इस पर रिपोर्टिंग हुई, चर्चा हुई। तो कहीं ना कहीं बीजेपी एक तरह से पोस्टरिंग लगातार करती रही है इस नीतीश कुमार की इस टर्म में। तो ये, और उसके बाद आपने देखा कि हाल में सीबीआई का रेड्स होता है लालू जी के यहाँ,
तो उसका सटल मैसेज देने की कोशिश पॉलिटिकल, आरजेडी ने पॉलिटिकल वेंडेटा कहा, उसका भी एक पॉलिटिकल मीनिंग है। तो इस कंटेक्स्ट के बाद, इस पृष्ठभूमि के बाद जब ये चीजें होती है, तो यहां हम लोग ये इंटरप्रेट कर रहे हैं कि नीतीश कुमार का ये मास्टर स्ट्रोक है, इन्होंने चल दिया है कास्ट सेंसस के बारे में और बीजेपी को एक तरह से मैसेज दे दिया है कि इट इज एनफ। अब कुछ अगर राजनीतिक उथल पुथल होगी तो मेरा कैलकुलेशन है कि 24 के 6 महीने पहले हो सकती है नीतीश कुमार की तरफ से, बीजेपी की तरफ से होगी तो 24 के 6 महीने बाद हो सकती है जी। अच्छा, एक ये भी बता दीजिए कि जेडीयू का अपना घर कितना स्ट्रक्चर्ड है, दूसरी पांत की लड़ाई कहां तक पहुंची है? आरसीपी सिंह के पर कतरे जा रहे हैं, लल्लन सिंह की उम्र है, उपेंद्र कुशवाहा चूंकि बाहर जाके पार्टी बना चुके हैं तो उतना यकीन नहीं है, तो अभी कौन, और अशोक चौधरी हैं, उनके ऊपर ये है कि वो कांग्रेस से आए हैं, हालांकि सीएम के क्लोज हैं पर अभी रिलेटिवली न्यू हैं। तो जेडीयू में क्या है अभी लीडरशिप का हाल पोस्ट नीतीश कुमार? देखिए, पोस्ट नीतीश कुमार की तभी तक नहीं कह सकते हैं, लेकिन कोई ऐसा सेकंड रंग लीडर नहीं है जो कह सकता है कि इतने एमएलए हमारे पास हैं और इतना संगठन का होल्ड है। संगठन में अगर होल्ड की बात करेंगे तो आरसीपी सिंह का सबसे लंबे समय तक 2010 से 17-18 तक का, जब तक प्रशांत किशोर सीन में नहीं आ जाते हैं, उनके आने के बाद भी यहाँ तक वो होल्ड रहा है, सबसे ज्यादा रहा है। उसको आपको ललन सिंह रहे हैं, उनका होल्ड रहा है, उपेंद्र कुशवाहा आते जाते रहे हैं, जैसा कि आपने बताया नई पार्टी बनाई फिर करके आए, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ट्रस्ट डेफिसिट भी उनको लेकर के होगा। लेकिन फिर भी अब ये जो बात चलाई जा रही है कि अगर इनको रिनोमिनेट नहीं करता है, तो जैसे कि उनके एक असिस्टेंट प्रोफेसर हैं ड्यू में, उन्होंने फेसबुक पर पोस्ट कर दिया कि अगर ये अन्य कोई निर्णय लेते हैं तो जदयू के, बीजेपी के 77 विधायक, जदयू के 31 विधायक, कांग्रेस के 16 विधायक मिलाकर के नई सरकार बनेगी, नए मुख्यमंत्री शपथ लेंगे। हालांकि वो पोस्ट उन्होंने डिलीट कर दिया कुछ घंटे के बाद, लेकिन उन्होंने अपने फेसबुक वॉल पर आरसीपी के बहुत सारे पोस्ट डालते रहते हैं। तो इससे थोड़ा सा ऑफकोर्स बिटरनेस आया और जेडीयू ने उसको कहा कि ये आदमी उनका तो है, ये कंफर्म है, लेकिन बोला कि हमारे पार्टी का नहीं है, तो इसीलिए बहुत ज्यादा हम तरजीह नहीं देते हैं। तो ये इस तरह की चीजें हो रही है। लेकिन ये भी सच है कि 32 लोगों को टिकट जिसने दिए थे आरसीपी ने, उसमें से 3 ही जीत करके आए। तो आज के डेट में ये नहीं कह सकते हैं कि इतने विधायक हैं। और खास करके नालंदा में जो नीतीश कुमार घूमे, वो एक तरह से थैंक्स गिविंग नहीं था, थैंक यू कहने के लिए नहीं गए थे, वो ये कहने के लिए गए हैं या जाते हैं कि आई एम द लीडर। वो अपनी लीडरशिप को रीअसर्ट करने के लिए गए हुए हैं और जाते रहे उस एरिया में। खास करके आरसीपी ने कहीं ना कहीं एक क्लाउड तो बनाया होगा ना, उस चीज को भी थोड़ा सा नलिफाई करने की वो कोशिश कर रहे होंगे जी सर। अच्छा, और प्रशांत किशोर की क्या संभावनाएं देखते हैं आप बिहार में? देखिए, प्रशांत किशोर के लिए भी एक लास्ट चांस है। अगर जैसा कि उन्होंने कहा कि बिहार की पदयात्रा करेंगे, 3000 किलोमीटर की पदयात्रा करेंगे, और तो एक अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स देने की कोशिश करते हैं, केजरीवाल मॉडल या जो प्रशांत किशोर मॉडल भी कर सकते हैं, तो ट्रस्ट करेगी। लेकिन जैसा 2 साल पहले वो करके बात बिहार करके चले गए तो नहीं होगा। वो कंप्यूटर में डाटा फीड करने से काम नहीं चलेगा, उनको फील्ड में जाकर के धूल फांकने पड़ेंगे और उनको कहीं न कहीं उनका जो एक कास्ट टैग है वो भी सर्व करना पड़ेगा। उनका जो एक इंटेलेक्चुअल, जो एक तरह से एरोगेंस वाला टैग है, वो भी सर्व करना पड़ेगा। जिस दिशा में वो प्रयास कर रहे हैं, बहुत लोगों से मिल रहे हैं, आरटीआई कार्यकर्ता से मिल रहे हैं, छोटे छोटे कार्यकर्ता से मिल रहे हैं, तो इस बार मुझे थोड़े सीरियस प्रशांत किशोर दिख रहे हैं। अब इट्स अबाउट कि कितना लॉन्ग वो सस्टेन कर पाते हैं। अगर वो सस्टेन करते हैं तो निश्चित रूप से बिहार में एक अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स का जन्म होता मुझे दिख रहा है, बट वही कंडीशनल है कि वो कितना दिन तक वो टिकते हैं। जी, बहुत शुक्रिया संतोष जी आपका। हमारे साथ हिमांशु भी जुड़ गए हैं जो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति पर राज्यसभा चुनाव के आलोक में रोशनी डालेंगे, पर पहले रुख करते हैं किंशुक नाग जी का। सर, सबसे पहले मैं ये समझना चाहूँगा कि तेलंगाना में सियासी तापमान कैसा है? हमने देखा है पिछले कुछ हफ्तों और महीनों में केसीआर की दिल्ली में और वर्नाकुलर और हिंदी मीडिया में जो उपलब्धता है, जो उनके प्रचार प्रसार की चीज़ें हैं, हमने होर्डिंग देखी हैं यहाँ पर। क्या है फिलहाल केसीआर का गेम प्लान, क्या दिख रहा है? केसीआर तो तेलंगाना स्टेट बना लिया था 2014 साल में, उसके बारे में वो एक रूलर बन गए थे तेलंगाना के, पूरा अपने हाथ में। उनकी बेटी बेटा सब मिनिस्टर थे, वो अपने दफ्तर कभी जाते नहीं थे, अपने घर से ही काम करते थे।
मतलब वो पूरा लग रहा था कि एक नया निजाम आ गया है। हैदराबाद में पहले निजाम थे, आपको मालूम है ना। जी। तो ये लगा कि आके ये नए निजाम बन गए। तो इनका राज चल रहा था, इनके पास एक ही फॉर्मूला था जो इनका लड़का चलाता था। वो चंद्रबाबू नायडू के जैसे पॉलिसी थे कि हैदराबाद में बहुत बंजर जमीनें हैं, उनको अगर फास्ट डेवलप कर ले तो बहुत सारा इन्वेस्टमेंट आ सके हैदराबाद में। तो वो पॉलिसी उन्होंने किया, आजमाया, तो बहुत इन्वेस्टमेंट आने लग गए। परंतु एक ही प्रॉब्लम था कि एक बीजेपी एक चढ़ता हुआ पार्टी है। बीजेपी का अनफॉर्चुनेटली तेलंगाना स्टेट में कोई ज्यादा प्रेजेंस नहीं था, परंतु बीजेपी समझती है कि तेलंगाना स्टेट में उनका प्रेजेंस बढ़ सकता है। तो यही लड़ाई चल रहा था। शुरू में तो केसीआर शायद समझ रहे थे कि मैं मैनेज कर लूंगा मोदी को, आई विल मेंटेन टू हैव गुड रिलेशन विद हिम। पर अब जाके उनको समझ आ गया कि हिज रिलेशन विद मोदी विल नॉट बी स्मूथ, एंड तो इसलिए ये सब कर रहे हैं। अच्छा, अभी मोदी भी कल आए थे, उससे पहले अमित शाह भी आए हैं, तो बीजेपी भी थोड़ा का रुख ज्यादा बढ़ गया है, तो काफी हॉस्टिलिटी है दोनों में। सर इसीलिए हम लोग खास तौर पर तेलंगाना पर बात करना चाह रहे थे कि नरेंद्र मोदी सरकार जब अपने 8 साल पूरे करती है, हर चीज का एक बड़ा स्ट्रेटेजिक महत्व है। अगर 8 साल पूरे कर रही है और उसके बाद वहां पर सभा कर रही है, तो एक तेलंगाना में मैसेज डिलीवर करने की कोशिश हो रही है। लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी को ठीक ठाक वहां पर सफलता मिली और जो उनकी कोशिश थी कि वो कांग्रेस को मुख्य विपक्षी दल से हटाएं, उसमें कामयाब होते दिख रहे हैं। हालांकि कांग्रेस भी नए सिरे से अपने ऑर्गेनाइजेशन को चाक चौबंद कर रही है। तो मैं हाउस ऑफ बीजेपी और हाउस ऑफ कांग्रेस पर तेलंगाना में आपकी कमेंट चाहूंगा। हाउस ऑफ कांग्रेस तो कुछ नहीं है, कांग्रेस तो जाता हुआ पार्टी है और बीजेपी आती हुई पार्टी है। तो कांग्रेस पार्टी जो कभी भी एक सीट नहीं जीतती थी, इमरजेंसी के टाइम में उन्होंने साउथ इंडिया में सारे सीट जीते इंक्लूडिंग आंध्र प्रदेश। उनका हाल तो बहुत खस्ता है। तो इट इज ऑल ड्यू टू द फूलिशनेस ऑफ सोनिया गांधी। परंतु आप कांग्रेस के बारे में प्रश्न मत पूछिए, कांग्रेस यू कैन से एक्चुअली डजंट एग्जिस्ट। तो बीजेपी ऑफ कोर्स इज ट्राइंग टू कम इन, परंतु ये प्रॉब्लम है कि एटलीस्ट इन हैदराबाद शहर देयर आर 40% मुस्लिम्स, which is not generally known, but percentage of Muslims in Hyderabad और तेलंगाना प्रदेश में भी काफी ज्यादा है। तो बीजेपी को शायद ये डर है कि ये मुस्लिम लोग उनको वोट नहीं करेंगे, इसलिए जब इनकी म्युनिसिपल इलेक्शन में थे हैदराबाद में 2-4 महीने पहले, तब इन्होंने जाके टेम्पल वगैरह में एंट्री किया था और तब से मुस्लिमों को काफी डर लगा हुआ है। तो ये एक फाइट होगी, लेट अस सी क्या होता है। अगर सारे लोग जाके बीजेपी के साथ खड़े हों कि बोले कि नहीं हम नहीं खड़े होंगे। ठीक है, राज्यसभा चुनाव जी, राज्यसभा चुनाव में तेलंगाना में 2 सीटें हैं और आंध्र प्रदेश में 4 सीटें हैं। इस चुनाव को लेकर किस तरह की कैलकुलेशन सामने आ रही है? बीजेपी इज गोइंग टू लूज इन आंध्र प्रदेश, क्योंकि अब उनका और उनके जो पहले सहयोगी थे उतना नंबर नहीं रहा है। कैलकुलेशन क्या है? एक बात सब मोटी सी बात है कि पूरे आंध्र प्रदेश में, ये मैं पहले टाइम से बोल रहा हूँ जब वो आंध्र प्रदेश था, कि खाली बड़े बड़े बिजनेसमैन ही एमपी बनते थे। हमने सोचा था शायद जब स्टेट बाइफोर्केट होगा ये प्रचलन नहीं रहेगा, परंतु अब फिर से वापस आ गया। तो अगर आप राज्यसभा की मेंबरशिप की बात करें इन दोनों प्रदेश में, तो डेमोक्रेसी नाम की तो कोई चीज ही नहीं है, सारे ही बड़े बिजनेसमैन हैं। तो ऐसे में राज्यसभा का रहने का क्या मतलब है? 2-4 हफ्ते पहले गौतम अदानी की बीवी was being offered a राज्यसभा सीट फ्रॉम आंध्र प्रदेश, उन्होंने खुद डिनाई कर दिया। और अभी यहाँ पे धीरूभाई अंबानी के ग्रुप के सीनियर एग्जीक्यूटिव वो भी एमपी है। मतलब ये है कि पैसे का खेल चलता है बहुत ज्यादा, और बहुत सारे एमपीज हैं जो भी जिनकी बातें हैं वो भी सब इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। तो ये बात है। अच्छा। तो ये तो प्रदेश में आप पूछिए मत राज्यसभा की बात, तो ये तो इनको देख के तो लगता है राज्यसभा होना ही नहीं चाहिए। There is no democracy in राज्यसभा, at least in the states ना, तो किसने रखा है राज्यसभा आपने? Same thing can be said about तमिलनाडु as well, sir. तमिलनाडु का इतने मैं डिटेल में जानता नहीं, पर वहां पे भी ऐसे, वहां तो दूसरा फाइट है इन द सेंस कि वहां तो एंट्री बीजेपी की हो ही नहीं पाई है। And I think they'll also not be able to, because
बीजेपी की जो कल्चर है ना वो पूरी हिंदी कल्चर की है। मोदी साहब भी हिंदी कल्चर का नहीं थे, ओरिजिनली गुजरात के थे, परंतु उन्होंने वाराणसी को चूज किया रिप्रेजेंट करने के लिए अपने आप को, क्योंकि उनको भी शायद ये बात समझ आ गई कि हिंदी कल्चर के आप को जब रिप्रेजेंट करेंगे तो बीजेपी अंडर और देश में भी आपका नाम फैलेगा। तो ये बात आजकल आप नरेंद्र मोदी तो ऑल इंडिया लीडर है, पर ओरिजिनली तो वो गुजरात थे ना, परंतु वो वाराणसी से जीते। तो बीजेपी जो है एक हिंदी पार्टी बन गई है, जो जिसको काफी अपोजिशन में लगता है साउथ इंडिया में, क्योंकि साउथ इंडिया में थिंग्स व्हिच आर हिंदी आर ऑलवेज अपोज्ड। एक बहुत बड़ी बात है ये। नहीं सर, पर इसके काउंटर में ये भी कहा जा सकता है ना कि यही बीजेपी अगर असम, नॉर्थ ईस्ट, बंगाल, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र में अपने फुटप्रिंट दिखा रही है या कर्नाटक में, तो फिर वो हिंदी पार्टी कैसे रही? वो बिकॉज ये जो जिस दिन आप तमिलनाडु और केरला में एंटर कर लूंगा मैं मानूंगा कि आप हिंदी पार्टी नहीं है। ओके, कास्ट ओरिएंटेशन भी है। कर्नाटक की बात दूसरी है, क्योंकि कर्नाटक में भी ओरिजिनल एंट्री बीजेपी की नहीं हुई थी, वो आरएसएस की हुई थी। और आरएसएस के जो लोग थे वेस्टर्न कोस्ट ऑफ कर्नाटक में काम करते थे, उनके लिंगायत कम्युनिटी के मठे थी, तो उन्होंने उस पर कब्जा कर लिया था। तो उनका जो वोट बेस है कर्नाटक में इज लेड बाय लिंगायत, और बाकी जो कांग्रेस का वोट बैंक है कास्ट कॉल्ड लोकालिगा। तो वहां पे लिंगायत वर्सेस लोकालिगा हो गया, तो उस हिसाब से वो जीत रहे हैं। हालांकि आरएसएस ने बहुत कोशिश की है कि वो एंट्री मारे सारे जगह पे और अपनी प्रचार करते रहे अपनी फिलॉसफी और अपने टाइप के लोगों के। मुझे मालूम है ये सब किया उन्होंने जी सर, परंतु वो इतनी सक्सेसफुल नहीं हुई है। कर्नाटक में तो थोड़ी सक्सेस हुई है, परंतु तमिलनाडु का जो कल्चर है इट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम हिंदी कल्चर, तो उसमें इंग्लिश की बात चल रही है। तो अभी तो एंट्री मारना आसान नहीं है, और आप समझ रहे हैं कि वेस्ट बंगाल में घुसना और तमिलनाडु में घुसना एक बात है, एक बात नहीं है। ऑलराइट, एक लास्ट सवाल आपसे है। आपने कई पॉलिटिकल बायोग्राफीज, पॉलिटिकल कमेंट्रीज लिखी, अभी किस बुक पे काम कर रहे हैं? अभी मैं कोई पॉलिटिकल बुक पे नहीं काम कर रहा, मैं काम कर रहा हूँ, मैं आपको बता नहीं पा रहा अभी। मैंने एक किताब लिखी है जेट एयरवेज पे, वो छपने वाली है, मतलब इट इज गॉन टू द प्रेस। Okay, so we'll be keenly waiting for that book. Thank you so much, Mr. Kingshuk Nag, for joining us. Thank you. हिमांशु जी, आवाज़ सुन पा रहे हैं मेरी? जी हिमांशु जी नमस्कार, और बहुत धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए। किसको राज्यसभा भेज रहे हैं उत्तर प्रदेश से? सौरभ जी, फिलहाल तो मेरा और आपका दोनों का नाम नहीं है राज्यसभा की, जो बीजेपी की किसी पार्टी की लिस्ट है। ये तो मैं आपको साफ साफ कह देता हूँ जी। ना मेरी और आपकी कोई ऐसी वो है कि हम किसी को राज्यसभा भेज सके। थैंक यू फॉर एडिंग दैट। कोई महत्वाकांक्षा भी नहीं है फिलहाल किसी भी सदन में जाने भी नहीं की। चाहिए जी। किन नामों पर चर्चा हो रही है, क्या मानदंड है, लखनऊ से क्या तय हो रहा है, दिल्ली में क्या चर्चा है, बताइए। अध्यक्षों समेत बड़े बड़े नेताओं के साथ बैठते हैं, कुछ हमारे दर्शकों को अंदर की खबर मिले। मुझे लगता है सौरभ जी, सोमवार क्या गए थे, उस बैठक में लगभग जितने राज्यसभा के नाम हैं उनको लेकर इन दोनों नेताओं ने आपसी चर्चा कर ली है, और पार्लियामेंट्री बोर्ड के जो बाकी लोग हैं उनके साथ टेलीफोनिक कन्वर्सेशन होगी और उनसे भी कुछ चर्चाएं की जाएंगी। उत्तर प्रदेश को लेकर तो मैं ये कह सकता हूं कि वहां पर बीजेपी के पास अगर सीटों के हिसाब से देखा जाए, विधानसभा सीटों पे, तो 7 राज्यसभा सीटें जो हैं वो बीजेपी जीत सकती है। 8वें उम्मीदवार के तौर पे भी बीजेपी के पास सरप्लस वोट हैं, लेकिन कुछ कम पड़ेंगे जो सेकंड प्रेफरेंस में बीजेपी जीत सकती है उस सीट को। 7 नामों को लेकर ये कहा जा सकता है, जफर इस्लाम का नाम है, शिव प्रताप शुक्ला है, लक्ष्मीकांत वाजपेयी हैं, जयनारायण निषाद हैं, बहुत से लोग हैं। मुख्तार अब्बास 16 में जब उनकी राज्यसभा खत्म हुई थी तो उनकी जगह शिव प्रताप शुक्ला को उतारा गया था। हाँ, शिव प्रताप शुक्ला जो हैं उन्होंने एमएलसी के लिए इन सुनील बंसल और ओम प्रकाश माथुर को आवेदन दिया था। तब गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से ये कहा गया था, जो वर्तमान में मतलब तत्कालीन अध्यक्ष थे पार्टी के, उन्होंने ये कहा कि कोई ब्राह्मण चेहरा होना चाहिए। तो दोनों नेताओं ने जो है
वो शिव प्रताप शुक्ला का नाम रिकमेंड कर दिया था। और ये कह सकते हैं कि शिव प्रताप शुक्ला की लॉटरी लग गई 2002 में, जब वो विधानसभा के चुनाव हार गए थे राधा मोहन दास अग्रवाल से, गोरखपुर शहर से मंत्री रहते हुए। उसके बाद वो एमएलसी रहे, लेकिन फिर उनको राज्यसभा में भेजा गया, मंत्री बनाया गया। जफर इस्लाम, क्योंकि उन्होंने मध्य प्रदेश में सरकार बनाने का काम किया था, ज्योतिरादित्य सिंधिया को पार्टी में लाना, उनके साथ विधायकों को लाने की पूरा कोऑर्डिनेशन जो है, जो ऑपरेशन था वो जफर इस्लाम ने किया था। उसका उनको ये कह सकते हैं कि इनाम, पुरस्कार जो है वो राज्यसभा के तौर पे मिला था। अब ये देखना है कि पार्टी क्या जफर इस्लाम को फिर से राज्यसभा में भेजेगी, क्योंकि वहां एक चेहरा मुस्लिम चेहरे के तौर पर जो है वो मुख्तार है। इससे पहले 2 टर्म राज्यसभा जो है वो उत्तर प्रदेश से रह चुके हैं। तो और साथ ही साथ लक्ष्मीकांत वाजपेयी हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं, मेरठ के रहने वाले हैं, 5 लंबे समय के विधायक, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जो अपने राजनीतिक पुनर्वास का लंबे समय से इंतजार भी कर रहे हैं, लक्ष्मीकांत वाजपेयी इंतजार कर रहे हैं जी। उनको भी इस बार जो है उनकी भी झोली के अंदर ये कहें कि कुछ फल मिलेंगे। जय नारायण निषाद हैं वो, और इनके अलावा एक कुर्मी को जरूर बीजेपी चाहती है कि टिकट दिया जाए। अब देखना यह है क्या बीजेपी आला कमान उनकी बात को सुनती है। फहरिस्त बहुत लंबी है बीजेपी के पास भी, क्योंकि नरेश अग्रवाल है, मौका मिलेगा तो बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश के अंदर राज्यसभा के लिए चुनाव, उम्मीदवारों का चयन थोड़ा सा मुश्किल जरूर है, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि पिछले अपने उम्मीदवारों को उतारा है, वो कहीं ना कहीं कास्ट कॉम्बिनेशंस को, विधानसभा के चुनाव हो या लोकसभा के चुनाव हो, उस ये उत्तर प्रदेश पे है। सौरभ जी, अगर आप और कुछ पूछना चाहें तो बिल्कुल। हिमांशु, मेरे पास सवाल बहुत है, लेकिन नेटवर्क का लगातार इशू है और फिर दर्शक आके बहुत डांट लगाते हैं कमेंट बॉक्स में, तो फिलहाल हम इस बातचीत को यहीं रोकेंगे। हाँ, मुझे बढ़ते हैं नेटवर्क का जी। जल्दी इसको, मैं उम्मीद करता हूं कि अगली बार आप स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद होंगे, ताकि बीजेपी की अंदर की खबरें, गर्भगृह की और खबरें आपसे पता चलें। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। बढ़ते हैं नेता नगरी के अगले सत्र की तरफ, जिसका नाम है फुर्सत की सलाह। फुर्सत की सलाह में एक बार फिर से बात किताब की, और क्या मुबारक दिन है किताब पर बात करने के लिए, जब हिंदी की लेखिका गीतांजलि श्री के उपन्यास रेत समाधि के अंग्रेजी अनुवाद को बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया है। पहली दफा किसी भारतीय भाषा की लेखक या लेखिका को यह सम्मान मिला है, सबके लिए गर्व का विषय है। तो आज फुर्सत की सलाह में सबसे पहले गीतांजलि श्री के ही उपन्यासों की चर्चा, जो आपको खोज कर पढ़ने चाहिए। और अगर आप हिंदी पढ़ने में अपने आप को उतना अभ्यस्त, उतना कॉन्फिडेंट नहीं पाते हैं, तो आप उनके अंग्रेज़ी में भी अनुवाद खोज कर पढ़ सकते हैं। हिंदी में मैं उनके 3 किताबें, 3 उपन्यास आपको रेकमेंड करूंगा। पहला उपन्यास है, जो उनका भी पहला उपन्यास है, माई। दूसरा उपन्यास है हमारा शहर उस बरस, और तीसरा उपन्यास जिसके लिए बुकर प्राइज़ मिला है, रेत समाधि। इसके अलावा अनगुन समेत कई उनके कहानी संग्रह भी हैं, कई नाटक भी लिखे हैं गीतांजलि श्री ने। तो एक बहुत ही समृद्ध साहित्यिक जीवन है उनका, उसके बारे में आप ज़रूर पढ़िए। इसके अलावा हम कोशिश करेंगे कि लल्लन टॉप पर और जो दूसरे मंच हैं वहाँ पर भी गीतांजलि श्री की रचना कर्म के बारे में बात हो, और जब वो लंदन से वापस आ जाएं तो किताब वाला में भी उनसे विस्तार से चर्चा हो। तो 3 किताबें तो गीतांजलि श्री की हो गई, कम से कम 3। उसके अलावा एक मैगज़ीन है जिसका मैं जिक्र करना चाहूँगा, सदा नीरा। ये मेरी प्रिय पत्रिकाओं में से एक है, और नॉट नल पे या सदा नीरा की वेबसाइट पर जाकर भी आप इन अंकों को पढ़ सकते हैं। इनका एक पोलिश कविता पे अंक आया है और एक अंक आया है एंथ्रोपोसीन पर, है ना। इन दोनों को आप खोज कर पढ़ें, सदा नीरा की वेबसाइट पे आपको बाकी ब्यौरे मिल जाएंगे। बहुत ही मेहनत के साथ दोनों अंक तैयार किए गए हैं। दूसरी किताब है प्रभात प्रकाशन से आई डायनेमिक डीएम। ये उत्तर प्रदेश के आईएएस ऑफिसर हैं डॉक्टर हीरा लाल। वो जब बांदा के डीएम थे तब उनके लिए ये टर्म इस्तेमाल किया गया। गांव की पृष्ठभूमि से आए, पीसीएस ऑफिसर बने, फिर प्रमोट होकर आईएएस बने। उन्होंने बतौर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर किस तरह का काम किया, जल संरक्षण को लेके, जल संचयन को लेके, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स को लेके, वोटिंग परसेंटेज के टर्नआउट को बढ़ाने को लेके, उसके ब्यौरे हैं इस किताब में। मॉडल गांव को लेकर वो आज भी प्रयत्नशील हैं।
तीसरी किताब है, ये बैंक अधिकारी हैं विकास, उनकी लिखी किताब है, हर्फ पब्लिकेशन से छपी है। इसका शीर्षक है उस पार। ये एक उपन्यास है, एक लड़के की और उसके दोस्तों के समूह की कहानी है। गांव की मस्ती और मक्कारी, और फिर अंततः कैसे वो दिल्ली आता है, तैयारी करता है, और जिस लड़के के बारे में ये मान लिया गया था कि ये तो कुछ कर ही नहीं सकता है जीवन में, वो अंततः कैसे सफल होता है। यूपीएससी में सफल नहीं होता है तो दूसरे ढंग से कैसे सफल होता है। आपने गौर किया होगा पिछले कुछ बरसों में दिल्ली के मुखर्जी नगर समेत उन सारे शहरों और जगहों पर आख्यान रचे जा रहे हैं जहां पर सिविल सेवा या दूसरी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए छात्र और छात्राएं तैयारी करने आते हैं। उस पार भी उसी तरह का एक उपक्रम है। चौथी किताब मुझे तोहफे में मिली है, मेरी सहयोगी हैं मेघा, स्पोर्ट्स की एंकर हैं, उन्होंने ये किताब मुझे ला के दी है। रेंज, हाउ जर्नलिस्ट ट्रायम्फ इन अ स्पेशलाइज्ड वर्ल्ड, एन एसेंशियल रीड फॉर बॉसेस, पेरेंट्स, कोचेज एंड एनीवन हु केयर्स अबाउट इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस। तो ये पहले के तो तमगे नहीं पता, बट आई रियली वांट टू इम्प्रूव माय परफॉर्मेंस। और ये डेविड एप्स्टीन की बुक है और मेघा ने कहा है कि आप इसको ज़रूर पढ़िए, है ना। इस तरह की किताबों से आई बी ऑनेस्ट अमूमन मैं दूर रहता हूँ। हमारी एक दोस्त हैं और अनीता, उन्होंने भी एक बुक रिकमेंड की थी, एटॉमिक हैबिट्स, है ना, और कैसे उनमें बदलाव किया जाए। तो इस तरह की किताबों पर भी अब मैं सोच रहा हूँ कि आवाजाही इन किताबों में चालू की जाए। पिछले सीज़न में, पिछले नेता नगरी के एपिसोड में मैंने आपसे पंचायत की बात की थी और मुझे बड़ी खुशी है कि हर कोई अभी पंचायत की, इसके कलाकारों की, इसकी मीम की चर्चा कर रहा है। कई दर्शकों ने आदेश के स्वर में, जो कि उनका अधिकार भी है, ये कहा था कि लल्लन टॉप को पंचायत के क्रिएटर्स से, राइटर्स से, डायरेक्टर और एक्टर्स से विस्तार से बात करनी चाहिए। आपका आदेश और फरमान हम तक पहुंच गया है और जल्द ही पंचायत के इन सारे लोगों से लल्लन टॉप बैठ के तसल्ली से पंचायत करेगा। ये एक सूचना है। फिल्म के तौर पर कहूँ तो मैंने पिछले दिनों अनुभव सिन्हा की फिल्म अनेक देखी। आप कहेंगे कैसे देख ली, तो कई दफ़ा स्पेशल स्क्रीनिंग रखी जाती है मीडिया के लोगों को दिखाने के लिए, फिल्म रिव्यू करने वालों को, तो उसी सिलसिले में देखी। इसके अलावा हमने अनेक के डायरेक्टर अनुभव, एक्टर आयुष्मान खुराना और एक्ट्रेस एंड्रिया से बात की, और एंड्रिया से बात करना काफ़ी दिलचस्प था। नागालैंड से आती हैं, कोहिमा से आती हैं, मुंबई में मॉडलिंग की, इस फिल्म में बॉक्सिंग के लिए ट्रेनिंग की, हिंदी के लिए ट्रेनिंग की, और वो क्योंकि अलग उनके रेफरेंसेस हैं तो बात करना बहुत दिलचस्प था। तो आप लल्लन टॉप पर, नेता नगरी में भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, अनेक का वो इंटरव्यू ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें फिल्म मेकिंग के बारे में, फिल्म राइटिंग के बारे में, और फिल्म में जो कन्फ्लिक्ट दिखाए गए हैं, जो भारत का प्लूरैलिटी का कंसेप्ट है, उसको कैसे सेलिब्रेट किया जाए आंखें खोल के, उसके बारे में कई दिलचस्प बातें हुई हैं। तो आई रिकमेंड कि आप अनेक फिल्म ज़रूर देखें। कई मुद्दों पर आपकी सहमति असहमति हो सकती है, पर इस तरह की फिल्मों का बनना और उन पर चर्चा होना बहुत ज़रूरी है। और अनुभव की रिपर्टरी में पिछली जो 3-4 फिल्में हैं वो वाकई इन्हीं सबसे जुड़ी हुई हैं, चाहे वो मुल्क हो, मुल्क के बाद फिर वो आर्टिकल 15 हो, आर्टिकल 15 के बाद थप्पड़ हो, और अब ये अनेक हो। बहुत ही ज़रूरी विषयों पर बात करने वाली फिल्में हैं। फुर्सत की सलाह में आज के लिए इतना ही। अगले हफ्ते उम्मीद है फिर मुलाकात होगी, सियासत के कुछ और विषयों पर चर्चा करेंगे। आप देखते रहिए नेता नगरी।